Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so let's start today's class. Sorry for the inconvenience. Okay, so what we have completed yesterday? कल हमने क्या कंप्लीट किया था? Hyperbilirubinemia, Hyperbilirubinemia. necrotizing enterocolitis, Yes. फिर sepsis, sepsis. Yes. erythroblastosis fetalis, Erythroblastosis fetalis. Addicted newborn fetal alcohol spectrum disorder. Yes. Addictive newborn fetal alcohol spectrum disorder. Okay. Sorry. Okay. So let's do a quick revision. First, we have completed necrotizing enterocolitis. What do you understand by this condition? Necrotizing enterocolitis मतलब online students, am I audible, clearly audible to you or not? inflammatory disease of gastrointestinal intestinal tract. Yes, inflammation हो जाता है, infection हो जाता है, specifically intestine का. उसकी वजह से अगर inner wall inflam हो जाएगी तो वहां पर inflammatory reaction की वजह से क्या होगा? constipation, Complications okay, but क्या होता है due to inflammatory reaction? आपको कहीं पे भी इंजरी होती है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होगा. सो इनर लेयर स्वोलन होके एडिमा हो जाएगा. सो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन. स्टूल जो है नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट से स्टूल पास हो पाएगा? no, यस नहीं हो पाएगा. सो जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे होंगे. सो ये कब होता है? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कब देखने को मिलेगा? न्यूबॉर्न में. जो प्रीटर्म न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ज्यादा होता है, बट कब देखने को मिलता है आपको? after birth 4 to 10 days, हाँ, जैसे उनका बर्थ होगा 4 to 10 days में हो जाएगा उनको, अगर होना होता है. बट उसके बाद हो सकता है. Yes. Occur up to 30. यस डेफिनेटली हो सकता है 30 days तक. मतलब जब तक न्यूबॉर्न, वो प्रीटर्म न्यूबॉर्न 1 month का नहीं हो जाता तब तक उसको रिस्क है. ये हो सकता है, ये कंडीशन डेवलप हो सकती है. तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे? Withhold feeding for 24 to 48 hours. हाँ, जब भी वो प्रीटर्म डिलीवर होता है या फिर चलो टर्म भी है, बट ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग बर्थ उसको एफिक्सिया हुआ था, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई थी एंड बहुत ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया था. तो ऐसे बेबीज को रिस्क ज्यादा होगा ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होने का. सो ऐसे चाइल्ड को आप पहले ही आफ्टर बर्थ वी विल नॉट स्टार्ट द फीडिंग. वी विल विथहोल्ड द फीडिंग फॉर फर्स्ट 24 to 48 hours एंड देन उसके बाद फर्स्ट फीडिंग क्या देंगे हम? फॉर्मूला फीड? other नो, ब्रेस्ट मिल्क देंगे, ह्यूमन मिल्क देंगे. तो इससे जो एंटेरोकोलाइटिस होने के रिस्क है वो कम हो जाएंगे. दूसरी क्या चीज कर सकते हो आप? अगर आपको लगता है कि ये चाइल्ड को ज्यादा रिस्क है तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप फीडिंग के साथ क्या दे सकते हो? Give probiotics. यस, प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं. प्रोबायोटिक्स से वो जो एंटेरोकोलाइटिस है वो प्रिवेंट हो सकता है, ऐसा स्टडीज से प्रूव हुआ है, एविडेंस है. एंड थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो? Corticosteroid. यस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं टू द मदर, कि जो भी बर्थिंग चाइल्ड है उसको उसके लंग्स के साथ साथ उसकी गट भी अर्ली क्लोजर हो जाए प्रॉपरली एंड मैच्योर हो जाए गट की इनर लाइनिंग. सो दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स.
जो भी चाइल्ड को नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है उनमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? एब्डोमेन डिस्टेंड, यस, एब्डोमेन डिस्टेंड होता है। एब्डोमेन vomiting, डिस्टेंशन होने से यस वॉमिटिंग होगा। और वॉमिटिंग कैसी होगी? bile stain vomiting, यस, बाइल स्टेन होगी। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से गर्थ कैसी होगी? increase, इंक्रीज्ड, इंक्रीज होगी। और आप ऑस्कल्टेट करोगे बॉवल साउंड, तो वो कैसे होंगे? absent or decrease, यस, एब्सेंट होंगे, डिक्रीज होंगे। यस। एंड अनदर थिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी या नहीं? yeah, यस, होगी, होगी। एंड अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, सो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? occurs blood, यस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, स्टूल एग्जामिनेशन से स्टूल में ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट होगा। ओके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, आइटिस है मतलब। इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, हाँ, एंटीबायोटिक्स तो होगी, एंड इन्फेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे। बट जब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? Sepsis. सेप, सेप्सिस। सेप्सिस क्यों होता है? पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन, यस। सो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, हमें पता था कि उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे रिस्क है कि परफोरेट हो सकता है। अगर परफोरेट हो जाएगा तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उससे सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी होगी कि बॉवल परफोरेट तो नहीं हो गया है, बॉवल ज्यादा डिस्टेंट तो नहीं हो रहा है। पेरिटोनाइटिस, सेप्टिक शॉक के साइंस क्या है, वाइटल साइंस से आपको पता चलेगा। एंड वी नो कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सो एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज होती है। सो आपका एक काम भी बढ़ेगा, वी हैव टू फ्रीक्वेंटली टेक एटलीस्ट वंस इन अ शिफ्ट या फिर ट्वाइस इन अ शिफ्ट अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, आप एब्डोमिनल गर्थ चेक करोगे। देन कैन बेबी कंज्यूम, चाइल्ड कंज्यूम फीडिंग्स? no, नो, वी हैव टू विथहोल्ड। तो फिर अगर खाना बंद कर दोगे तो फिर उसको न्यूट्रिएंट मतलब वो डिहाइड्रेटेड नहीं हो जाएगा? आईवी यस, फ्लूइड प्रोवाइड, फ्लूइड्स दे सकते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। यस। एंड वो जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो और चीज? oral gastric tube prescribed, हाँ, एनजी ट्यूब दे सकते हैं। और उसको कंटिन्यूअस सक्शन पर रखोगे, सो वो उसको वॉमिटिंग भी नहीं होगी, वो डायरेक्टली जितना भी डिस्टेंटेड है वो डिकम्प्रेस होके निकल जाएगा। ओके। एंड लास्ट में अगर लगता है कि वो क्योर नहीं हो रहा है, देन एट द एंड वी हैव टू डू द सर्जरी। अंडरस्टूड अबाउट द इंटरवेंशंस? yes, Yes. Next is hyperbilirubinemia. What is this? elevated bilirubin level, कितना बढ़ जाता है? कितना हो जाता है? यस, ग्रेटर देन 12 mg। हाँ, अगर उसको ट्रीट नहीं किया हमने हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो उससे क्या हो सकता है? Chronic recurs, neurological damage. हाँ, कर्निक ट्रस मतलब क्या? कि पूरे ब्लड में बहुत ज्यादा बिलीरुबिन है एंड वो सब जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा। इफ इट गेट डिपॉजिटेड इन द ब्रेन, ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो सकता है। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो दैट्स व्हाई हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्या है मेन? फोटोथेरापी। phototherapy, यस। यस। असेसमेंट, जो भी बेबी को, जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट को हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, वो कैसे दिखेंगे? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? jaundice, यस, जॉन्डिस होगा। फिर आरबीसी नहीं इंक्रीज होते जॉन्डिस में, आरबीसी डिक्रीज हो जाता है, हीमोलाइसिस होता है। यस। ओके, चलो दूसरा क्या होगा? maybe lethargic Hepatomegaly. से आपको ओके, लेथार्जिक हो जाएगा। आप ब्लड टेस्ट करोगे तो सीरम बिलिरुबिन ज्यादा आएगा। लीवर एनलार्ज होगा, स्प्लीन एनलार्ज होगा। हाँ splenomegaly भी था यस, होता है, बिकॉज स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हीमोलाइसिस हुआ है तो वो सारे आरबीसी स्प्लीन में ही जाएंगे। अगर जॉन्डिस में एचबी कम होता है,
HB कम हो सकता है जॉन्डिस में। RBC નું destruction થાય તો થાય ને. यस, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट दोनों कम हो सकता है, तो इट विल गेट रिड्यूस्ड। देन मसल टोन पुअर हो जाएगा, पुअर सकिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स होंगे तो। व्हाट इज दिस हैपनिंग? Is not moving. Okay. Can you see the interventions now? Yes, ma'am. Yes. Okay. What interventions you will do? फोटोथेरापी, बट अलोंग विद दैट आपको दूसरी इंटरवेंशंस भी करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप? फर्स्ट स्टेप विल बी Assessment for jaundice. यस असेसमेंट। तो आप स्किन असेस करोगे, स्क्लेरा असेस करोगे, वो सब असेसमेंट करोगे। बट स्किन कैसे असेस करोगे? फोटोथेरापी की लाइट में, No. नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में। ये लाइट में भी हम नहीं देख सकते, बिकॉज अगर येलो टिंट वाली लाइट होगी तो रॉन्ग आप रॉन्ग देख लोगे, रॉन्ग जजमेंट कर दोगे। तो नेचुरल लाइट में करनी चाहिए। देन कैपिलरी रिफिलिंग आप चेक करोगे, बिकॉज हीमोलाइसिस हो रहा है तो सर्कुलेशन कैसा है वो चेक करना है। कैपिलरी रिफिलिंग कैसे चेक करोगे? Place a finger on nose tip. यस, नोज की टिप पर आप फिंगर प्रेस कर सकते हो या बोनी प्रोमिनेंस पर ऐसे प्रेस करके रिलीज कर दोगे तो देखने को आपको मिलेगा। जॉन्डिस स्टार्ट कहाँ से होता है न्यूबॉर्न्स में? हेड। फर्स्ट हेड येलो होगा, मतलब हेड आपको येलोइश दिखेगा। देन धीरे धीरे चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स, मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है, देन नीचे की तरफ जाता है। एंड आपको अगर टेस्ट करना है स्किन में कितना डिपोजिशन हुआ है, सो वी कैन ऑल्सो यूज, अगर हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो टेस्टिंग मेथड, सो ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन भी हम यूज कर सकते हैं टेस्टिंग मेथड। ओके, उसको वेल हाइड्रेटेड रखना है, बिकॉज हमें ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखना है। ऑलरेडी हीमोलाइसिस हो रहा है तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, सो वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर हाइड्रेशन। बिलीरुबिन एक्सक्रीट आप कैसे कर सकते हो? एक चीज करके आप इजिली फटाफट एक्सक्रीट कर पाओगे जो बिलीरुबिन है। कैसे? यस, अर्ली, जितना हो सके उतना अर्ली फीडिंग इनिशिएट कर दो, स्टूल के फॉर्म में, स्टूल के साथ बाइंड होके वो बिलीरुबिन एक्सक्रीट हो जाए। पेरेंट्स को एंकरेज करना है, वो क्या करें? कितना फीडिंग दिया उसका रिकॉर्ड रखे, कितने वेट डायपर्स, यूरिन एंड कितने स्टूल, कितनी बार स्टूल पास किया वो याद रखे। देन अगर इनिशियल फर्स्ट 24 आवर्स में ही आपको जॉन्डिस के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो दिस इज गुड और बैड? दिस इज बैड, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। यस, एंड उसको फोटोथेरापी देनी पड़ेगी। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? If baby birth છે ને એના 24 અવરમાં જ સિમ્ટમ્સ દેખાય છે પેથોલોજીકલ jaundice. हाँ, जैसे आपको सीरम बिलीरुबिन थोड़ा भी एलिवेटेड है, वी डोंट वांट कि ज्यादा है, बट फर्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा भी एलिवेटेड है, दैट दिस इंडिकेट्स कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी आपने अभी से इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं की तो वो और बढ़ेगा। सो दिस इज द इंडिकेटिव। व्हाट इज फोटोथेरापी? एक लाइट यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, जिससे क्या होता है, बिलीरुबिन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो इजिली थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्टूल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। बट व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स ऑफ फोटोथेरापी? हाई डैमेज, डिहाइड्रेशन, सेंसरी डिप्रीवेशन। यस, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इंटरवेंशंस क्या करोगे जब भी आप फोटोथेरापी देते हो? आपको क्या ध्यान रखना है? यस,
वी हैव टू बी वेरी श्योर कि फोटोथेरापी के रिगार्डिंग अगर आपको पीएससीपी ने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी है तो वो फॉलो करनी है। जितना हो सके उतनी उसका स्किन ओपन रखना है। वी कैन नॉट कीप द बेबी कवर्ड। सिर्फ क्या चीजें कवर करनी है? जेनिटल और आई। यस, आईज को कवर करना है, जेनिटल एरिया कवर करना है, बाकी पूरी स्किन ओपन रखनी है। फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन चेंज करो कि उसको सब जगह पर वो लाइट मिलती रहे एंड सारी जगह पर वो बिलीरुबिन ब्रेक डाउन हो सके। अगर जो आई पैच है सो वो एक बार निकालना पड़ेगा शिफ्ट में, तो कब आप निकालने का प्रीफर करोगे? एवरी शिफ्ट, बट कब एवरी शिफ्ट में भी? During ड्यूरिंग feeding. फीडिंग टाइम। फीडिंग के वक्त, यस। फीडिंग के वक्त अगर आप आई पैच निकालोगे सो वो बेबी है उसका मदर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। एंड आप आई जब ओपन करते हो तब आप एग्जामिन भी कर लोगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आईज में इंफेक्शन, इरिटेशन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। जो जेनिटल एरिया है उसको भी आपको चेक करना होगा, असेस करना होगा। जब आप फोटोथेरापी टेम्पररी पीरियड के लिए बंद करते हो तब आपको ये सब असेसमेंट करना होगा। ओके, एनर्जी आउटपुट चेक करनी होगी। कैसे करोगे आप? एनर्जी, आप फोटोथेरापी जो दे रहे हो वो लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है उसकी एनर्जी चेक करने के लिए क्या करोगे आप? Photometer. फोटोमीटर डिवाइस। यस, वी विल यूज द फोटोमीटर बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सेस होगी लाइट तो भी बेबी को इरिटेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। बहुत कम होगी लाइट की एनर्जी तो वो किसी काम की नहीं होगी, वो बिलीरुबिन ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगी। सो वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर एनर्जी आउटपुट, प्रॉपर होना चाहिए and उसको आप फोटोमीटर से मेजर कर सकते हो। स्किन टेम्परेचर मॉनिटर करोगे आप। वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन होता है उससे, तो आप प्रॉपरली फ्लूइड दोगे फॉर मेंटेनिंग द हाइड्रेशन। उसमें ग्रीन स्टूल होता है एंड उसकी स्किन फ्रीक्वेंटली चेक करनी होती है। कब, कितनी देर में? फोटोथेरापी दे रहे हो बट असर हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक तो करना होगा ना। उसकी स्किन जो येलो हो गई थी वो कम हो रही है या नहीं, वो आप कब चेक करोगे? एवरी एवरी 4 to 8 टू आवर्स। वो लाइट ऑन रख के करोगे? यस। No ऑफ light करके out. नेचुरल लाइट में, यस, ऑफ करके नेचुरल लाइट में आपको चेक करना है कि यस बेबी का स्किन कलर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर फोटोथेरापी मतलब ज्यादा हो जाती है, लाइट बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यू टू द लाइट ऑफ फोटोथेरापी। व्हाट इज दैट? Bronze ब्रॉन्ज baby. बेबी सिंड्रोम। यस, ब्रोन्स बेबी सिंड्रोम। वो क्या होता है? टीन बेबी ने ग्रेस ब्राउन डिस्कलरेशन થઈ ड्यू टू फोटोथेरापी, यस। છે। बेबी को फ्रीक्वेंटली यस चेंज करोगे, स्टिम्युलेशन प्रोवाइड करोगे। फिर अगर पेरेंट्स को घर पे देनी है फोटोथेरापी तो आपको क्या करना होगा? पेरेंट्स अगर ऐसा कह रहे हैं कि वी वांट टू कीप द बेबी एट होम, फोटोथेरापी हमें घर पे ही देनी है, तो व्हाट यू विल एडवाइस टू द पेरेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ टू केयर एंड इंडिकेशन ऑफ थेरेपी। हाँ, थेरापी में से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको सिखाना होगा कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। सो जो एबनॉर्मल है आपको वो नोटिफाई करना होगा। ये आप ऐसा एजुकेट करोगे। आपको लगता है कि बेबी की स्किन कलर ऐसे डार्क हो गई है, इरिटेशन हो रहा है कहीं पर भी, फिर वो उसका जो येलो कलर है वो कम ही नहीं हो रहा है, सो दैट इंडिकेट्स कि लाइट प्रॉपरली नहीं मिल रही है। सो ये सारी चीज आप सिखाओगे कि वो इन्फॉर्म करे, पीएसएपी को नोटिफाई करे। जब आप थेरापी खत्म कर देते हो, थेरापी ओके, बेबी को सब कुछ ठीक हो गया, प्रॉपर हो गया, आपने थेरापी बंद कर दी, तो फिर किसके रिस्क ज्यादा होते हैं? रीबाउंड हाइपरबिलीरुबिनेमिया। रीबाउंड। फिर हाँ, रीबाउंड हो सकता है, तो उसके लिए हमें मॉनिटर करना होगा, बेबी को वॉच रखना होता है बिकॉज आफ्टर ट्रीटमेंट फिर से होने के चांसेस है। जब आप ब्लड स्पेसिमेन ले रहे हो टू चेक बिलीरुबिन लेवल, व्हाट यू शुड कीप इन माइंड? लाइट टर्न ऑफ करवानी। हाँ, बिकॉज आप डायरेक्ट ब्लड सैंपल लोगे, लाइट चालू होगी, सो जो सैंपल लिया है उसमें ही बिलीरुबिन ब्रेक डाउन होगा और फॉल्स रिजल्ट आ जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि आप लाइट बंद करके सैंपल्स लो। नेक्स्ट हमने देखा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, व्हाट इज दैट?
RH incompatibility ने कारण RBC ये destruction सारे था ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के वजह से जो फीटस के आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। सो उसकी वजह से जैसे ही आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, क्या दो मेन चीज आपको देखने को मिलेगी? हेमोलाइटिक एनीमिया हाइपरबिलिरुबिन। यस, हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली एचपी डाउन होगा, सो हीमोलाइटिक अनीमिया देखने को मिलेगा एंड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। कब मदर एंड फीटस का ब्लड ज्यादा रिस्क है मिक्स होने के? मिक्स होने के रिस्क, आफ्टर डिलीवरी प्लेजेंटा प्लेसेंटा सेपरेट था क्या? हाँ, प्लेसेंटा सेपरेट होता है तब मदर की जो यूट्रस की ब्लड वेसल्स होती है वो ओपन होती है, एंड जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा देयर माइट बी चांसेस कि फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन मिक्स हो सकता है, या फिर आपने कोई इन्वेजिव प्रोसीजर की है तब भी रिस्क होता है। दैट इज वाई जब भी इन्वेजिव प्रोसीजर करनी होती है आरएच नेगेटिव मदर को हम रोगेम दे ही देते हैं, फॉर सेफ्टी रीजन, कि अगर बेबी पॉजिटिव होगा तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो फॉर सेफ्टी रीजन हम नेगेटिव मदर को रोगेम दे ही देते हैं। नाउ टेल मी द कंडीशंस, मतलब कब होता है ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, कब होगा कब नहीं होगा? टेल मी अबाउट दैट थिंग्स। सिनारियो जो है, सिचुएशंस है, वो मुझे बताओ। मदर RH नेगेटिव, हाँ, मदर आरएच नेगेटिव है एंड बेबी आरएच पॉजिटिव है, चलो, तो वो बेबी को होगा। ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સીમાં મે બી નહીં ફર્સ્ટ ટાઈમમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, બટ પ્લેસેન્ટા સેપરેશન થશે અને if એને રોગામ નહીં લીધું તો એને સેકન્ડ ટાઈમ પ્રેગ્નન્સીમાં જો આ કન્ડિશન હશે તો થશે। यस, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है बिकॉज मदर एंड फीटस का ब्लड सर्कुलेशन मिक्स ही नहीं हुआ है। मदर की बॉडी में फीटस के जो आरएच पॉजिटिव जो है रीसस फैक्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है ही नहीं, अभी तो मिक्स हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर डिलीवरी देर माइट बी हाई चांसेस कि ब्लड मिक्स हो जाएगा, एंड आपने रोगेम नहीं दिया है, सेकेंड टाइम से वो फिर प्रेग्नेंट हो गई है, सेम कंडीशन है कि बेबी पॉजिटिव है, बट नाउ दिस टाइम उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई है। सो उसकी बॉडी के लिए जो रिसस फैक्टर है वो एंटीजन है, फॉरेन बॉडी है। सो सारी जो एंटीबॉडीज है वो प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस को अंदर ही हार्म कर सकती है, ऐसा नहीं कि आफ्टर डिलीवरी ही होगा, अंदर भी हो सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, एंड अंदर ही हो जाएगा तो स्टिल बर्थ होगा बेबी का, वो डेड ही बॉर्न होगा। सो ऐसा हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइम उसने रोगेम नहीं लिया है बट सेकेंड टाइम कंसीव करने वक्त जो बेबी है वो नेगेटिव है, तो तो फिर कुछ नहीं होगा। कोई हाँ, दिक्कत बिकॉज नहीं। मदर भी नेगेटिव है और बेबी भी नेगेटिव है, तो अभी मदर की एंटीबॉडीज के लिए वो फॉरेन बॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं है बेबी। If you administer RhoGAM after first delivery and then the mother conceives second time with the RH positive baby, then તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય કેમ કે એન્ટીબોડી ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ છે yes, રોગેમના લીધે। हमने पहले से विद इन 72 आवर्स आपने RhoGAM दे दिया है, उसका मतलब कि मदर की बॉडी में अभी एंटीबॉडीज बनी ही नहीं है। एंटीबॉडीज बनने से पहले ही आपने RhoGAM दे दिया, वो RhoGAM ने ही जो रिसस फैक्टर जो मदर का मैटरनल सर्कुलेशन मिक्स हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं। हाँ, अगर आप डिले कर दोगे RhoGAM देने में तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन और आपको ऐसा बोला है कि मदर को RhoGAM देने में डिले हो गया, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 72 आवर्स हो गए हैं और तब आपने दिया है, तो देर माइट बी चांसेस कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गया है, फिर RhoGAM देने का कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज आ गई है। सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव विद इन 72 आवर्स। ओके, असेसमेंट कैसा होगा अगर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो रहा है, फीटस का हीमोलाइसिस हो रहा है तो? અનિમિયા हाँ, अनीमिया होगा, देन हाइपरबिलिरुबिनेमिया की वजह से જોન્ડિસ जॉन्डिस। जॉन्डिस होगा, स्क्लेरा येलो होगा, स्किन येलो हो जाएगी, एंड वो आफ्टर 24 आवर्स डेवलप होगा। नो ये वाला कंडीशन आफ्टर 24 आवर्स डेवलप होगा।
No, Before 24 Before hours. 24 आवर्स, यस आफ्टर 24 आवर्स तो नॉर्मल होता है, वो फिजियोलॉजिकल है, बट ये प्रॉब्लमेटिक है, सो बिफोर 24 आवर्स हो जाएगा। इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हो, चलो प्रिवेंट करने के लिए हमें पता है हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है, वी एडमिनिस्टर रोगेम Rogam. टू द मदर, यस। बट अभी हो गया है, चलो बेबी रिसस फैक्टर फर्स्ट डिलीवरी में नहीं दिया था, सेकेंड टाइम कंसीव किया है, पॉजिटिव बेबी है, तो आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना Exchange fetus। हाँ, होल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फीटस का पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी या ओ पॉजिटिव, तो आप कौन सा ब्लड दोगे उसको? पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, ए पॉजिटिव, हाँ, यस, वो पूरा एक्सचेंज करके उसको नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दोगे। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, मतलब जो रिसस फैक्टर वाला है वो पूरा एक्सचेंज कर दोगे। सो एक बार आपने ये एक्सचेंज कर दिया, फिर उसकी बॉडी में वो फिर लाइफ टाइम के लिए उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही होगा। अनदर थिंग यू कैन डू इज, हमने बेबी में तो आफ्टर बर्थ कर सकते हैं, बट इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। सो मदर का अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो भी उससे बेनिफिट होगा। जब बेबी वुम में ही है, अंदर ही है, तब भी मदर का भी आप रिप्लेस कर सकते हो, कि मदर का ही रिप्लेस कर दोगे, मदर में ही वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, बट जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, वी हैव टू मॉनिटर फॉर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एडवर्स रिएक्शन ना आए, वो हमें खास चेक करना होगा। एंड पेरेंट्स को सपोर्टिव इमोशनल सपोर्ट देना होगा। नेक्स्ट है सेप्सिस। देखा, व्हाट इज सेप्सिस? Infected blood। ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा ड्यू टू एनी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से होगा। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? न्यूबॉर्न में क्या दिखेगा आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Due to infection, temperature elevation, so sir. यस, टेम्परेचर इनस्टेबल हो जाएगा, एलिवेट हो सकता है। देन GI disturbance, सॉरी, GI disturbance થઈ છે, abdominal यस, distension, poor feeding જોવા મળશે, dyspnea, retraction, ओके, देन tachycardia, tachypnea, failure, यस, cyanosis. साइनोसिस। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो? सेप्सिस है तो मेन क्या होगा हमारा इंटरवेंशन? prevent infection. इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, already sepsis है, so what will be the treatment? Preventive is a good thing, but treatment would be Causes for respiration, irregular respiration, okay, एंटीबायोटिक दोगे आप। एंटीबायोटिक देने से पहले oxygen, Culture. blood culture. कल्चर, यस, कल्चर पहले करना होगा एंटीबायोटिक देने से पहले। नेक्स्ट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे? बीनो की डिस्निया होता है, साइनोस होता है, तो उसके लिए हम क्या देंगे? Oxygen. ऑक्सीजन देंगे, यस। पीरियड ऑफ एपनिया होता है, सो वो हम मॉनिटर करेंगे कि चाइल्ड को पीरियड ऑफ एपनिया तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है एपनिया, तो क्या कर सकते हो आप? Stimulate કરી શકે. हाँ, स्टिम्युलेट करोगे, कैसे करोगे उसको स्टिम्युलेट? कि वो सांस लेना Rubbing the स्टार्ट करे, chest and throat, रबिंग द Chest. चेस्ट, रबिंग द फूट, यस। फिर उसको, हाँ, चिल्स भी होंगे ड्यू टू फीवर, तो उसके लिए आप उसको वार्मथ प्रोवाइड कर सकते हो, रेडिएंट वार्मर में भी रख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द इंफेक्शन वी हैव टू आइसोलेट। अगर दूसरे को प्रॉब्लम हो सकता है तो बेबी को दूसरे लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा, और बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है सो बेबी को प्रोटेक्टिव आइसोलेशन देना पड़ेगा। सो जैसे आपको लगता है, इफ इट इज नेसेसरी वी हैव टू आइसोलेट। उसका इनटेक आउटपुट चेक करोगे, डायरिया के लिए आप मॉनिटर करोगे, फीडिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स सब चेक करोगे कि प्रॉपरली सक कर रहा है, फीड स्वेलो कर सकता है कि नहीं, वो ऑलरेडी पुअर हो सकता है। जॉन्डिस के लिए चेक करो, बिकॉज ऑलरेडी एक तो इन्फेक्शन है एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी शायद हो सकता है, सो वो सब आप चेक करोगे। एकदम लेथार्जिक हो गया होगा और इरिटेबल भी हो जाएगा, तो वो आप
असेस करोगे, चेक करोगे। मेन हमारी इंटरवेंशन एंटीबायोटिक होगी। टॉर्च इन्फेक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीनेटल पीरियड, हमने इन प्रेगनेंसी पीरियड में ही ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट इज सिफिलिस। व्हाट इज सिफिलिस? सिफिलिस क्या है? One type of sexually transmitted infection. ओके, बेबी को कैसे होता है? If Skin mother ने lesion जो था हमारे मदर की वजह से बेबी को हो रहा है। कैन सिफिलिस क्रॉस द, सिफिलिस के जो ऑर्गेनिजम्स है, कैन इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा? yes. हाँ, यस। तो प्लासेंटा क्रॉस करके आफ्टर 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वो प्लासेंटा क्रॉस इजीली कर पाएगा एंड बेबी को सिफिलिस कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कंजेनाइटल सिफिलिस, अंदर से ही उसको सिफिलिस है। सो ड्यू टू दैट कंजेनाइटल सिफिलिस क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? Preterm birth, एलबीडब्ल्यू, stillbirth, LBW, यस and congenital hearing loss, if यस यस, सीएनएस डैमेज yeah, हो सकता है, यस, हियरिंग लॉस एंड स्केलेटल डेवलपमेंट भी एबनॉर्मल हो सकता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन, ये बेबी को सिफिलिस है? फिर हिपेटोस्प्लीनोमेगाली होगा, रैशेस देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हाँ, जो पाम एंड सोल्स है वहां पर आपको रैशेस दिखने को मिलेंगे, लीजन्स देखने को मिलेंगे। बेबी अनेमिक हो सकता है, जॉन्डिस, स्नफल्स, व्हाट इज दैट? ऑब्स्ट्रक्टेड, हाँ, नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा सिक्रेशन की वजह से, यस। सो नोज ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, असाइड्स हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है एंड सीएसएफ फ्लूइड चेंजेस भी हो सकता है अगर उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है तो। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो सिफिलिस के लिए? मेन इंटरवेंशन क्या होगी हमारी? नॉट सपोर्टिव, मेन। बेबी सिफिलिस वाला है तो आप क्या कर सकते हो बेबी के साथ? सपोर्टिव थेरापी नहीं, मेन ट्रीटमेंट antibiotic, एंटीबायोटिक देना। antibiotic. यस, गिव द एंटीबायोटिक। नाउ सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? जैसे आपको पता है कि ये मदर सिफिलिस वाली है एंड देयर आर हाई रिस्क की बेबी को भी अंदर ही इंट्रा यूट्राइन पीरियड में ही उसको हो गया होगा, तो जैसे डिलीवर होता है मॉनिटर द बेबी, असेस द बेबी फॉर सिफिलिस। उसको कहीं पे भी रैश दिख रहा है, अगर आपको देखने से कुछ नहीं दिख रहा है कि चलो सब कुछ ओके है, पर फिर भी हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो? फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस testing serology, ब्लड टेस्ट करोगे। ब्लड टेस्ट में अगर बेबी के न्यूबॉर्न के ब्लड में सिफिलिस प्रेजेंट है, सिफिलिस के ऑर्गेनिज्म, दैट इट कंफर्म्स कि हाँ बेबी को है ही सिफिलिस, तो वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक आपको स्टार्ट करनी होगी। बट जब भी आप न्यूबॉर्न अगर इन्फेक्टेड है तो उसको केयर कर रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू? प्रिकॉशंस लेने होंगे। कौन सा प्रिकॉशन? contact, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यस। वी हैव टू हैंडल बेबी केयरफुली, ग्लव्स पहन के ही उसको हैंडल करना है, बेयर हैंड से नहीं करना है। अगर बेबी डिलीवर हो रहा है, उस पर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, आपने ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव आया, देन no need to intervention. no need to administer antibiotic, yes, because mother ने during pregnancy proper treatment ली थी, so there are less chances कि बेबी को प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी को इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, so एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्टील बर्थ हो रहा है या फिर प्री टर्म बर्थ हो गया है, so उसके लिए पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा। एडिक्टेड न्यूबॉर्न मीन्स so they are called as, this sign and symptoms are called as, पढ़ने શું કહેવાય? Which signs? Online students, what is addicting newborn? During pregnancy, mother કોઈ alcohol કે એવું substance લેતી હોય અને womb ની અંદર જ baby
એડિક્ટ થઈ ગયું અને પછી આફ્ટર ડિલિવરી એને ના મળે તો વિથડ્રોઅલ થાય. हाँ, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब्सटेंसेस ले रही थी, ड्रग्स ले रही थी, अल्कोहल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, तो वो सब लेने की वजह से बेबी उससे एडिक्टेड हो गया एंड आफ्टर डिलीवरी बेबी को नहीं मिल रहा है, सो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. एंड विच सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स? tremors, Tremors are irritation, Yes. Then yes, poor sucking, poor feeding. एंड वो क्या करेगा, अपनी फिस्ट बहुत एक्सट्रीम सर्व करेगा फिस्ट को. देन high pitch cry, प्रोजेक्टाइल, यस, हाई पिच श्रिल क्राई, सीजर्स का रिस्क है. यस, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटोनिसिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सो उसके साइंस भी हो सकते हैं. चेस्ट रिट्रैक्शन, टैकिपनिया, देन सीसॉ पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न, वो सब हो सकता है. नेजल फ्लेयरिंग, वॉमिटिंग जो प्रोजेक्टाइल होगा, स्नीजिंग, नेजल स्टफीनेस, फीवर, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं. इंटरवेंशन क्या करोगे? वी विल प्रोवाइड द ड्रग टू द बेबी. तो इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं. वी नो बेबी बहुत हाइपर एक्टिव हो गया है, इरिटेबल हो गया है, सो उसको आप कम करने के लिए क्या करोगे? इरिटेबल है तो सो क्वाइट एनवायरमेंटल स्टिम्युलस, जो एनवायरमेंट है वो आप क्वाइट रखोगे, लो लाइट, लो नॉइज, वो सब क्वाइट रखोगे. उसको ट्रेमर्स आ रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? seizure precaution. ओके, सीजर प्रिकॉशंस रखेंगे ड्यू टू रिस्क ऑफ सीजर्स, बट वो ट्रेमर्स हो रहा है उसको, तो उसके लिए आप क्या करोगे? स्वेडल कर दोगे बेबी को. यस, उसको स्वेडल करके रखोगे, बिकॉज कांस्टेंट वो एकदम हाइपर एक्टिव हो गया है, कांस्टेंट रबिंग होगा, जीटरीनेस की वजह से उसको इरिटेशन हो सकता है. तो वी कैन डू कि उसको स्वेडल करके बंद करके रखेंगे तो कंट्रोल में होगा. टेम्परेचर एलिवेशन, इंस्टेबिलिटी होती है, सो वो भी मॉनिटर करेंगे. सीजर्स का रिस्क है तो सीजर प्रिकॉशन देंगे. फिर जब भी न्यूबॉर्न को फीड करवाना है, मदर को बोलना है उसको फॉर्मली होल्ड करके रखो, बिकॉज वो उसको ट्रेमर्स हो रहा है, तो फर्मली होल्ड करके रखो. जब भी उसको केयर करो तो भी उसको फर्मली होल्ड करके रखो. उसको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करवाओ उसका. एंड पेरेंट्स को भी गिल्ट होगा, एंजाइटी होगी, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करो. एंड पेरेंट्स को अभी भी वो एडिक्शन है तो उनको भी जो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वहां प्रीफर कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट. ओके, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करोगे. फिर यस, ये सारी सपोर्टिव केयर है रिलेटेड टू. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि बेबी को ये प्रॉब्लम है, तो उसके रिलेटेड आप क्या इंटरवेंशंस करोगे. ऐसा लिखा हो कि स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, बेबी को स्पेसिफिक ट्रेमर्स हो रहे हैं एंड ट्रेमर्स के लिए आप क्या करोगे स्पेसिफिक. तो ट्रेमर्स के लिए स्पेसिफिक है स्वेडल करना, उसको फॉर्मली होल्ड करना. फिर उसमें आप ऐसा बोल रहे हो कि हम क्या फॉर मदर को लाइक सपोर्ट दे, तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू द ट्रेमर्स. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसमें कीवर्ड क्या है, आपको कौन सी इंटरवेंशन करनी है, बिकॉज सारे ऑप्शंस करेक्ट ही होंगे. यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अभी करने की जरूरत है. अननेसेसरी एक्शंस क्यों करनी है. नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. व्हाट इज दैट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, મધર આલ્કોહોલિક હોય તો એના કારણે બેબી પર જે અસર પડે. यस, अल्कोहल की वजह से बेबी पर टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स होगा, बेबी पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, लाइक कॉग्निटिव डिले, फिजिकल डिले, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बिगड़ सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो जो भी बेबी अल्कोहल लाइक सिंड्रोम वाले होंगे, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाले, वो बेबी कैसे दिखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट बेबी. हाँ, फेशियल Short चेंजेस, कैसे palpable चेंजेस? features. यस, शॉर्ट palpebral फीचर्स, व्हाट इज दैट? Eyes નહીં થઈ જાય.
यस, वो शॉर्ट ब्रो होगा। जो ये पाल्पेब्रल फीचर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। देन इसको क्या Flat बोलते हैं? ये blind जो शेप, face. सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड। हाइपोप्लास्टिक ओके, फिल्ट्रम। यस, हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम, ये इसको हम फिल्ट्रम बोलते हैं। जो हमारे में प्रोमिनेंट शेप होता है यहाँ पर, जो अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो होंगे उसमें स्ट्रेट होगा, फ्लैट होगा, कोई भी ऐसे अलग से प्रोमिनेंस नहीं होगा, शेप नहीं होगा। उनका नोज कैसा होगा? शॉर्ट एंड ऑप्शन। यस, शॉर्ट होगा एंड अब ऊपर की तरफ ओपन होगा। सो नॉस्ट्रिल्स कंप्लीटली ओपन दिखेंगे। उनका ये जो मिडिल फेस होता है वो कैसा होगा? फ्लैट फ्लैट। होगा। Flat. और लिप थीन। थीन, Thin. पतला होगा। एंड ये जो नेजल ब्रीज है वो कैसा होता है? फ्लैट होगा। लो। यस, पूरा फ्लैट होगा। यस, लो होगा, फ्लैट होगा। एंड उनमें क्रीसेस कैसी होती है? कम होगी, डिक्रीज होगी। सो दैट इज एबनॉर्मल पाल्मर क्लेसिस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल एनोमलीज तो देखने को मिलेगी ही आपको। वो एकदम इरिटेबल हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, ट्रेमर्स होंगी, पुअर फीडिंग हो सकता है, एंड सीजर्स का भी रिस्क है। इंटरवेंशन क्या करोगे आप? इसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। कैन वी प्रोवाइड अल्कोहल टू द बेबी? नो, इसमें भी कोई नो। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करनी होगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो वो मॉनिटर करो। सीजर्स का रिस्क है, सो वी कैन डू वन थिंग, जब भी सीजर्स प्रिकॉशंस ले लो। सीजर्स है तो उसको साइडलाइन पोजीशन दे दो, सब ड्रेनेज निकल जाएगा। सीजर प्रिकॉशंस में आपको तीन चीजें आपको बेड साइड रखनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट? तीन चीजें आपको बेड साइड रखनी पड़ेगी। व्हाट यू विल कीप एट द बेड साइड? जो भी पेशेंट को सीजर प्रिकॉशंस में रखा है, क्या चीजें आप रखोगे बेड साइड पर? सक्शन। Cushion. सक्शन, O2, Resuscitation equipment. yes, resuscitation equipments, because during सीजर उसने एस्पिरेट कर दिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। वी हैव टू रिसक्सिटेट, एंड आफ्टर सीजर्स हमें सक्शन करने के लिए सक्शन इक्विपमेंट चाहिए, ऑक्सीजन देने के लिए। तो ये तीन चीज आप बेड साइड रख सकते हो। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मॉनिटर करोगे, सकिंग एंड स्वेलोइंग रिफ्लेक्स चेक करोगे। मेक श्योर बेबी को सीजर्स का रिस्क है तो फीडिंग के बाद प्रॉपरली बर्प करवाओ। अगर प्रॉपर बर्प नहीं किया इन सीजर्स आ गया तो एस्पिरेशन हो सकता है। सक्शन अगर लगता है तो बीच बीच में आपको जरूरत लगती है। ड्यूरिंग सीजर्स कैन यू डू सक्शनिंग? No. कैन वी डू सक्शनिंग? नो, वी कैन नॉट डू। सीजर्स आ रहे हैं तो उसको आने देना है। वी कैन नॉट बॉदर द सीजर्स, और उसको बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। लेट इट कंप्लीट, देन आपको जो भी इंटरवेंशन लेनी है वो करनी है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। हेड सर्कमफेरेंस आप चेक करोगे, वेट चेक करोगे, एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लो रखोगे, लो लाइट, लो नॉइस, एंड वो सब करोगे। एंड आप उसको रिफर भी कर सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? No. नो मैम। Okay, so let's study new condition, that is newborn of a birthing parent with HIV पॉजिटिव। मतलब जो न्यू बॉर्न है, वी डोंट नो, सिर्फ न्यू बॉर्न HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न हुआ है। सो लेट्स स्टडी द fetus of a birthing parent who is positive for HIV antibody should be monitored closely throughout the pregnancy. Yes, जो मदर है, जो HIV पॉजिटिव मदर है, सो उसको पूरी प्रेगनेंसी में बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। उसके HIV एंटीबॉडीज कितनी बड़ी है, CD4 काउंट से हमें पता चलता है कि वो HIV में से एड्स में जा रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा मदर को। सीरियल अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग शुड बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू आइडेंटिफाई IUGR। यस, HIV की वजह से देयर आर हाई चांसेस कि बेबी को IUGR हो सकता है। एक तो ट्रांसमिट तो हो सकता है, दैट इज ओके, बट बेबी का IUGR भी हो सकता है। सो फ्रिक्वेंटली हमें एवरी मंथ हमें बेबी USG करके आइडेंटिफाई करना होगा कि बेबी का ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं। वीकली नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग आफ्टर 32 वीक्स ऑफ gestation and biophysical profiles may be necessary during pregnancy. Yes, 32 वीक्स के बाद
हर वीक को हमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना होगा. व्हाट इज दैट नॉन स्ट्रेस टेस्ट? मतलब બેબીના વેલબીંગ માટે, ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ. so we have to give oxytocin during the test. No. तो ऑक्सीटोसिन देते थे, वो टेस्ट का नाम क्या था? Contraction stress test. कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट. यस. सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करना होता है? Literally movement check करे during. हाँ, we have to just place the EFR external EFM external fetal monitoring. जब भी बेबी मूव करता है, what is the normal finding? Acceleration थશે. Acceleration. हार्ट बीट इंक्रीज होगी. अगर नहीं हो रही है देन इट इज अ प्रॉब्लम. सो आप 32 वीक्स के बाद एवरी वीक आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना होगा कि बेबी हेल्दी है या नहीं. एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे पता चलेगा कि बेबी को कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज है या नहीं. सो वो आपको चेक करना होगा. Newborns born to HIV positive birthing parents may test positive because the birthing parents' antibodies may persist in the newborn 14 months after birth. Yes. जो न्यूबॉर्न है, जो मदर HIV पॉजिटिव थी, उनके जो न्यूबॉर्न्स है उनको आपको चेक करना होगा बिकॉज उनमें भी आ सकती है. एंड जो एंटीबॉडीज होगी वो 18 मंथ्स के बाद भी उनमें देखने को मिल सकती है. सो वी हैव टू check the newborn continuously. The use of antiviral medication, the reduction of newborn exposure to birthing parents' blood and body fluids, and the early identification of HIV in pregnancy reduces the risk of transmission to the newborn. There are high risk कि HIV वायरस है वो प्लासेंटा क्रॉस करके न्यूबॉर्न को इन्फेक्ट करेगा. वी नो, बट जितना हो सके हमें वो रिस्क कम करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो प्रेगनेंसी में अर्ली आइडेंटिफाई कर लो. जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लो कि शी इज पॉजिटिव और नॉट. अगर इफ वो पॉजिटिव है तो उसको हाईली एंटी मतलब आर्ट थेरापी रेगुलर लेनी है. कंटिन्यूअस वो आर्ट थेरापी 9 महीने तक लेगी. सो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. एंड जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, हमें इमीडिएटली उसको क्लीन कर देना है. मदर के बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आने देना है. पहले उसको क्लीन करना है, फिर ही हम सारी इन्वेजिव प्रोसीजर्स करेंगे. इंजेक्शन देना, मेडिकेशन इंस्टिल करना, वो सब बाद में करेंगे. सो उससे रिस्क बहुत कम हो जाएगा कि मदर में से बेबी में ट्रांसमिट हो. All newborns to the HIV positive birthing parents acquire the antibody to HIV infection, but not all acquire the infection. Yes, this is the good thing. Pregnancy में क्या होगा? मदर के पास हमारे CD4 काउंट क्या है? वो एंटीबॉडीज देखता है कि HIV वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की है उसको फाइट देने के लिए. सो एंटीबॉडीज कैन ट्रैवल द प्लासेंटा. तो हर न्यूबॉर्न में क्या होगा? मदर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है टू फाइट द HIV वायरस. सो वो एंटीबॉडीज बेबी में भी चली जाएगी. सो उसको पहले से ही HIV के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल रही है फ्रॉम द मदर. सो ऑल द न्यूबॉर्न गेट्स द एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, but not all the newborns will acquire the infection. Infection ऐसा नहीं है कंपलसरी कि बेबी को इन्फेक्शन तो मिलेगा. बिकॉज मदर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही है तो वायरस ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, बट एंटीबॉडीज उसको मिल जाएगी. सो दैट इज द गुड थिंग कि उसको पहले से ही एंटीबॉडीज मिल रही है मदर में से. अंडरस्टूड? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The newborn may be asymptomatic for the first several months to years of life. Yes, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन है बट उसके कुछ भी सिम्टम्स नहीं है. स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स या स्टार्टिंग के कुछ इयर्स तक उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा कि द न्यूबॉर्न या जो चाइल्ड है वो HIV पॉजिटिव है, पता ही नहीं चलेगा. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? सो वी नो व्हाट आर द 3 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 3 रूट्स? फर्स्ट तो प्लासेंटल बैरियर वो क्रॉस कर सकता है. During labor. ड्यूरिंग लेबर मतलब ब्लड के कांटेक्ट में, इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी होता है. सो ड्यूरिंग लेबर ब्लीडिंग होता है. सो ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ भी ट्रांसमिट होगा. एंड थर्ड रूट इज Breastfeeding. breastfeeding. Yes. So
मदर HIV पॉजिटिव मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती अपने चाइल्ड को? करवा सकती है पर PSCB प्रिस्क्रिप्शन। Yes, she can breastfeed the child, but it depends on the PSCB's prescription. अगर वो properly अच्छे से उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके अभी तक वो अच्छे से आर्ट थेरापी ले रही है, so there are low risk of transmitting the HIV virus to the newborn through breastfeeding. So it depends कि उसकी कंडीशन क्या है, वो अगर प्रॉपर थेरापी ले रही है तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। यूजुअली डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं कि वो ना करवाए, बट फिर भी हमें PSCB की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करनी है। व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग? जो भी न्यू बॉर्न है अगर उसको HIV मिल गया है, पेरेंट्स में से ही वो HIV पॉजिटिव है, तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? सो पॉजिटिवली नो आउटवर्ड साइन एट द बर्थ। यस, जब भी बेबी बॉर्न होता है वो HIV इन्फेक्टेड होगा तो बाहर से आपको कोई भी साइंस नहीं दिखेगी। यूजुअली उस बाहर से ऊपर से आपको नहीं देख के नहीं पता चलेगा कि वो हाँ वो बेबी HIV पॉजिटिव है। साइंस ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी कम है उसके साइंस दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे? वो फ्रीक्वेंटली बीमार होता रहेगा, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो ऐसे साइंस आपको दिखेंगे। हिपेटोमेगाली हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली मतलब हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी। व्हाट इज दैट लिम्फेडिनोपैथी? व्हाट इज लिम्फेडिनोपैथी? Inflammation. इन्फेक्शन न कारण। ओके, सो लिम्फ नोड्स कैसी हो जाएगी? स्वोलन हो जाएगी। दैट इज लिम्फेडिनोपैथी। इम्पेयरमेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। ओके, इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं हम अगर HIV पॉजिटिव है तो? क्लीन द न्यूबॉर्न स्किन केयरफुली बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइटोनेडियोन, हील स्टिक्स और वेनिपंचर। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले विटामिन K देना है या फिर RBS चेक करना है फ्रॉम द हील या कुछ वेन लेके कुछ भी करना है, उससे पहले बेबी को प्रॉपरली क्लीन कर दो। हमें बात करवाना होगा, सिर्फ वाइपिंग करने से नहीं होगा। ये ऐसे बेबी को हमें नहलाना पड़ेगा, स्पंज बाथ दे के क्लीन करना होगा प्रॉपरली, फिर ही हम इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं। सर्कमसिजन आर नॉट डन ऑन द न्यूबॉर्न विथ HIV पॉजिटिव बर्थिंग पेरेंट्स अंटिल द न्यूबॉर्न स्टेटस इज डिटरमाइंड। जब तक उसका स्टेटस प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं हो जाता कि वो HIV पॉजिटिव है या HIV फ्री है, तब तक हम सर्कमसिजन नहीं कर सकते ऐसे बेबीज में। न्यूबॉर्न कैन रूम विद द बर्थिंग पेरेंट इफ हॉस्पिटल पॉलिसीज अलाउ। यस, ऐसा नहीं है कि HIV साथ में सोने से भी हो जाएगा। सो न्यूबॉर्न और मदर दोनों को साथ में सुला सकते हैं अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अलाउड है तो। All HIV exposed newborn should be treated with medication to prevent infection by pneumocystic gyrovc. Yes, this is the common opportunistic infection. जो भी HIV पॉजिटिव पर्सन होते हैं उनको opportunistic infection होता है। What is opportunistic infection? What is opportunistic infection? જે બી ચાન્સ મળે તો ઇન્ફેક્શન લાગી જાય। हाँ, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। सो उनकी इम्यूनिटी जैसे ही कम है, चांस मिलेगा सो ऑर्गेनिज्म आके इन्फेक्ट कर देगा। सो द कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV पर्सन इज न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी। इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। सो वो बहुत ज्यादा हो सकता है, तो पहले से उसको मेडिकेशंस दो, ट्रीटमेंट दो कि उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे एंड ये इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सके। Antiretroviral medications may be administered as prescribed for the first 6 weeks of life और लॉन्गर इफ प्रिस्क्राइब। यस, अगर बेबी HIV पॉजिटिव है तो उसको भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हमें देनी पड़ेगी फर्स्ट 6 वीक, मतलब 1.5 महीने तक तो देनी ही है, बट डिपेंड कि पूरी लाइफ तक कितना देना है, क्या देना है, उससे ज्यादा देना है, वो भी डिपेंड करता है। मॉनिटर फॉर अर्ली साइंस ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी सच एज एनलार्ज स्क्रीन और लीवर, लिम्फेडिनोपैथी एंड इम्पेयरमेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें अर्ली साइंस ही पता चल जाएगा कि बेबी इम्यूनोडेफिशिएंट है या नहीं, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। लाइक एनलार्ज हो जाएगा स्प्लीन और लीवर, लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाएगी ड्यू टू इन्फेक्शन, एंड उसका ग्रोथ भी प्रॉपर से नहीं होगा। सो उससे ही पता चल जाता है अर्ली लाइफ में ही, 2-3 महीने में ही पता चल जाएगा कि ये बेबी है वो इम्यूनोडेफिशिएंट है।
Newborns at the risk for HIV HIV infection should be seen by the PSCP at birth and at 1 week, 2 week, 1 month and 2 month of age. जो भी न्यूबॉर्न ऐसे है कि जिनको रिस्क है HIV इन्फेक्शन होने का, पेरेंट्स HIV पॉजिटिव थे जब वो बॉर्न हुए, तब हमें स्टेटस पता नहीं चला, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे, हमने ब्लड टेस्ट किया वो भी नहीं आया अच्छे से, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड में शायद हो सकता है, सो वी डोंट नो। सो ऐसे जो भी न्यू बॉर्न्स है जिनको HIV का रिस्क है, तो PSCP को फ्रीक्वेंटली उसको असेस करना होगा, फ्रीक्वेंटली उसको चेकअप करना होगा, टू रूल आउट, टू डिटरमाइन कि हाँ एक्चुअली स्टेटस क्या है। सो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, फर्स्ट वीक में उसको असेस करेंगे, सेकेंड वीक में, फर्स्ट मंथ पे एंड सेकेंड मंथ पर, ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको देखना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन को। इन्फॉर्म द पेरेंट्स दैट HIV कल्चर इज रेकमेंडेड एट 1 month एंड आफ्टर 4 months ऑफ एज। यस, जो HIV के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है कल्चर, वो कब किया जाता है? एट 1 month, बेबी डिलीवर हो जाता है उसके 1 महीने में, आफ्टर 1 month किया जाता है, एंड देन आफ्टर 4 month, बिकॉज वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है कोई HIV पर्सन की, एंड इमीडिएटली अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपका ब्लड टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज अभी तो जस्ट ये हुआ है। सो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद रिजल्ट फॉल्स आ सकते हैं। सो 1 month एंड आफ्टर 4 month ऑफ एज ब्लड कल्चर किया जाता है, टू रूल आउट, टू डिटरमाइन बेबी इज पॉजिटिव और नॉट। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द, हाँ HIV में ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, इसकी इम्यूनिटी डाउन है, सो इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना होगा? जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होता है उनको कौन सी वैक्सीन आप नहीं दे सकते? लाइव वैक्सीन, यस, बी वेरी श्योर। तो अगर लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते तो क्या करोगे फिर? उसको वो इन्फेक्शन, आपने चलो वो वैक्सीन नहीं दी है तो उसको वो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सो लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव वे? प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी लाइव वैक्सीन, नो, रिमेम्बर दिस थिंग, जो ये चीज याद रखो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है उनको हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। तो फिर जो ऐसी वैक्सीन है जिनका इनएक्टिवेटेड फॉर्म अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल पोलियो, पोलियो लाइव भी है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी है उसका, तो जो भी लाइव वैक्सीन है उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म है तो वो दो। बट कुछ वैक्सीन ऐसी है कि जिसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म है ही नहीं, तो ऐसी वैक्सीन के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी बेबी को इन्फेक्शन होता है उसका इम्यूनोग्लोब्यूलिन देना पड़ेगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या करता है? फाइट देने में हेल्प करता है। तो रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट, we cannot give live vaccine to any immunocompromised person. So instead of giving live vaccine, we can give inactivated form of that vaccine. But अगर inactivated form available नहीं है तो जब भी वो patient को infection होता है, every time we have to give the immunoglobulin. Understand? Yes. तो इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड आप क्या ध्यान रखोगे? वो ऐसे जो HIV पॉजिटिव बेबीज होते हैं HIV वाले, तो immunization with live vaccine such as measles, mumps, rubella, MMR, varicella should not be done until the newborns or infants and child status is confirmed. जब तक confirm नहीं हो जाता कि वो HIV free है, तब तक हम live vaccine उसको नहीं दे सकते। इफ इन्फेक्टेड, लाइव वैक्सीन विल नॉट बी गिवन। हाँ, और अगर कंफर्म हो गया कि वो इन्फेक्टेड है तो फिर हम दे ही नहीं सकते थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ में कभी भी नहीं दे सकते लाइव वैक्सीन। Counseling regarding self-care, care of the infant and future pregnancy should be provided for the birthing parent and partner. Yes, हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना होगा, हेल्थ एजुकेशन देना होगा कि खुद की केयर कैसे करें, बेबी की केयर कैसे करें, इन्फेंट की केयर कैसे करें, एंड फ्यूचर प्रेगनेंसीज में क्या ध्यान रखें, बिकॉज इफ शी इज पॉजिटिव तो फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी चांसेस है कि बेबी भी पॉजिटिव आए। सो हमें उनको एडवाइस करना होगा कि यू कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, कंसीविंग आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसके रिलेटेड आप हेल्थ एजुकेशन दोगे। नेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, न्यूबॉर्न एट द रिस्क ऑफ HIV infections needs to receive all recommended immunization at the regular schedule. Yes, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर वो HIV इन्फेक्टेड है तो ऐसा नहीं कि हाँ हम इसको ये वैक्सीन नहीं दे सकते, वो वैक्सीन नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, उसको सारी वैक्सीन दिलाओ
अदर देन लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, उसके सिवाय उसको जो भी वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो भी आती है वो उसको देनी ही पड़ेगी। However, live vaccines are not administered until the HIV status is determined. सिर्फ लाइव वैक्सीन ही हम नहीं दे सकते, बाकी सारी वैक्सीन उसको देनी पड़ेगी, बिकॉज उसको जरूरत है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न ऑफ अ बर्थिंग पेरेंट विथ डायबिटीज। नाउ हम ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एचआईवी देखा, सो मदर डायबिटिक है तो उनके न्यूबॉर्न कैसे होंगे, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। सो इन्फेंट born to the mother with type 1 और type 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज, वैसे इन्फेंट को हम ऐसा बोलते हैं न्यूबॉर्न ऑफ अ बर्थिंग पेरेंट विद डायबिटीज। तो जो भी पेरेंट्स को डायबिटीज टाइप 1 है, डायबिटीज 2 है या जेस्टेशनल डायबिटीज है प्रेगनेंसी में वक्त, उसके जो इन्फेंट बॉर्न होंगे उसको हम ऐसा नाम देंगे। उससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरबिलीरुबिनेमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोकैल्सेमिया, बर्थ ट्रॉमा एंड कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती है। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीडीएम है या फिर डायबिटीज ही है, पहले से ही है उसको, नॉट इन द प्रेगनेंसी, पहले से उसको डायबिटीज है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं न्यूबॉर्न में। जो भी ऐसे न्यूबॉर्न है उसका असेसमेंट फाइंडिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सो एक तो एक्सेसिव साइज एंड वेट होगी, वो बहुत ही लार्ज बेबी होंगे, तो उनकी साइज भी बड़ी होगी, वेट भी बड़ा होगा, एंड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस फैट एंड ग्लाइकोजन इन द टिश्यू। क्यों इतने बड़े बड़े होते हैं, बिकॉज उनका ग्रोथ ज्यादा हो गया है, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट भी स्टोर हो गया है, ग्लाइकोजन भी स्टोर हो गया है। एडिमा और पफिनेस इन द फेस एंड चिक्स, उनका फेस पूरा ऐसा एडिमा पफी जैसा दिखेगा, पूरा चिक्स एंड फेस ऐसे पफी पफी लगेगा। साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया सच एज ट्विचिंग, एपनिया, डिफिकल्टी इन फीडिंग, लेथार्जी, सीजर्स एंड साइनोसिस। यस, ये जो ग्लाइकोजन एक्सेस स्टोर हुआ था वो डिप्लीट भी जल्दी हो जाता है, सो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया के साइंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड अनदर रीजन, जब तक मदर की बॉडी में था तब तक उसको शुगर भी ज्यादा मिल रहा था, बाहर आने से तुरंत ही ड्रॉप हो गया, सो दोनों रीजन की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी हाइपोग्लाइसेमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, एक तो मसल ट्विचिंग होगा, एपनिया हो सकता है, फीडिंग डिफिकल्टी हो सकती है, लेथार्जिक हो जाएगा, सीजर्स हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, एंड अनदर थिंग ट्रेमर्स। ट्रेमर्स आर आल्सो साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। सो ये सब चीजें अगर आपको देखने को मिल रही है, सो यू हैव टू थिंक दैट बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपरबिलीरुबिनेमिया बेबीज में देखने को मिल सकता है। साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके साइंस क्या है, टैकिपनिया, साइनोसिस, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग, नेजल फ्लैरिंग, ये सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस है। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हो ऐसे बेबीज के लिए, सो मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बर्थ ट्रॉमा एंड कंजेनिटल एनोमलीज। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जो डायबिटिक मदर है उसका बेबी डिलीवर होता है, सो वी हैव टू मॉनिटर कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बेबी बड़ा था तो बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, कोई आपको बाहर से कोई कंजेनिटल एनोमलीज दिख रही है या नहीं, वो सब आप असेस करोगे। बिलीरुबिन एंड ग्लूकोज लेवल खास चेक करोगे, बिकॉज बिलीरुबिन भी इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, तो वो दोनों खास चेक करोगे। वेट मॉनिटर करोगे, ऑब्वियसली वेट उनका ज्यादा आएगा। फीड द न्यूबॉर्न सून आफ्टर बर्थ विथ ह्यूमन मिल्क और फॉर्मूला एज प्रिस्क्राइब्ड। यस, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसको इमीडिएटली ह्यूमन मिल्क या फॉर्मूला जो भी है, मदर अगर नहीं ब्रेस्ट की फीड करवा पा रही है तो फॉर्मूला, पर उसको फीड करवा दो, तो उससे दो चीज हो सकती है, ग्लूकोज भी कम नहीं होगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया भी रिस्क कम हो जाएगा, एंड अर्ली फीडिंग से क्या होगा, बिलीरुबिन जो भी एक्सेस है वो भी निकलने का स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन डू दिस थिंग, एडमिनिस्टर ग्लूकोज आईवी टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इफ नेसेसरी एंड एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर फिर भी आपने फीडिंग भी स्टार्ट किया, फिर भी आपको लग रहा है कि देयर इज स्टिल हाइपोग्लाइसेमिया, सो वी कैन एडमिनिस्टर ग्लूकोज इनटू द न्यूबॉर्न। मॉनिटर फॉर एडिमा एंड मॉनिटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ट्रेमर्स और सीजर्स। यस, जो भी साइंस है वो मॉनिटर करोगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ट्रेमर्स, सीजर्स, या सारे जो भी साइंस है, साइनोसिस, वो सब आप मॉनिटर करोगे। आपको लगता है कि साइनोसिस हो रहा है, सो वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑल्सो, सो वो भी एक ट्रीटमेंट है। सो जो भी आपका कॉज है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes. Yes. Okay, so let's take a short break for 10 minutes, and after that we will complete hypoglycemia.
Online students, please come back from break. Should we start now? Yes. Okay. So let's start with the condition that is hypoglycemia. Hypoglycemia मतलब low blood glucose level in the blood. So hypoglycemia is abnormally low level of glucose in the blood. Whose blood? Mother or newborn? Newborn. Newborn, because we are studying about newborn, not mother. So hypoglycemia is abnormally low level of glucose in the blood of a newborn, that is less than 45 mg per dl, और millimole में देखें तो less than 2.5 millimole per liter. Normal blood glucose level reference in a newborn is 45 to 60 mg per dl. जो न्यूबॉर्न में कितना होना चाहिए? 45 to 60. अगर उससे कम है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. In a 1 day old newborn and 50 to 90 mg per dl in a newborn older than 1 day. So it depends. अभी एक ही दिन का है न्यूबॉर्न, 24 आवर्स का ही, 24 आवर्स ही हुए हैं. विद इन 24 आवर्स उसका ब्लड ग्लूकोज 45 to 60 होगा. एक दिन हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स, जब भी वो न्यूबॉर्न है थोड़े दिन तक, उसका न्यूबॉर्न नियोनेटल फेज में उसका ब्लड ग्लूकोज कितना होगा? 50 to 90. सो आफ्टर 1 डे अगर उसका ब्लड ग्लूकोज 50 से कम है, देन वी विल कंसीडर दैट हाइपोग्लाइसेमिया. एंड विद इन 24 आवर्स, एक दिन में अगर उसका 45 से कम है, देन वी विल कंसीडर दैट हाइपोग्लाइसेमिया. अंडरस्टैंड? ओके. जो न्यूबॉर्न बॉर्न होता है तो एक दिन का होता है न्यूबॉर्न, तब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 45 to 60 होता है. दैट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन अ न्यूबॉर्न ऑफ 1 डे. तो हम हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे? जब 45 से कम होगा. तो आफ्टर 1 डे के बाद, एक दिन का हो जाता है बेबी, पर सेकेंड दिन से वो जो पूरे एक महीने का जो पीरियड होता है, तब उसका ब्लड ग्लूकोज होता है 50 to 90, नॉर्मल रेंज. तब हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे हम? जब 50 से कम हो, बट द एज इज after 1 day old. Understand? Yes or no? Yes. हाँ. But the bracket में दिया है institutional values for normal newborn blood glucose levels vary. अब जो हॉस्पिटल में जाओगे उसमें उन्होंने नॉर्मल रेफरेंस अलग अलग रखी होगी. सो दिस इज नॉट द थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर द एग्जाम, बिकॉज वैल्यूज अलग अलग हो रही है, तो आप एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि आप याद रख सको. सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा उसमें? लेफ्ट हैंड साइड आपको नॉर्मल इंटरवल, नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल्स दिए होंगे. अगर आप यूवल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा. सो वहां पर आपको नॉर्मल वैल्यू दी होगी एंड क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी. सो आप दोनों को कंपेयर करके इंटरप्रीट कर सकते हो ये वेदर इट इज हाइपर या हाइपो. असेसमेंट, जो भी न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? सो हमने ऑलरेडी आगे भी पढ़ा है कि ट्रेमर्स होते हैं, ट्विचिंग देखने को मिलता है, सीजर्स हो सकता है, साइनोस हो सकता है, एपनिया. सो वो सारी असेसमेंट फाइंडिंग्स साइंस है कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है. सो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, टैकिपनिया हो सकता है, इरेगुलर रेस्पिरेशंस भी हो सकते हैं, ट्विचिंग होगा, मसल ट्विचिंग, नर्वसनेस देखने को मिलेगी, ट्रेमर्स हो सकती है बेबी को, हाई पिच क्राई कर सकते हैं बेबी, अनस्टेबल टेम्परेचर होगा उनका, लेथार्जिक हो सकते हैं. दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स. एपनिया, सीजर, साइनोसिस, इसमें से कुछ भी हो सकता है बेबी को. इंटरवेंशंस क्या करोगे अगर ग्लूकोज कम है तो? फर्स्ट ऑलवेज वी विल गो फॉर द लिस्ट इन्वेजिव नॉन फार्माकोलॉजिकल. तो आप क्या करोगे पहले? ओरल. यस, फीडिंग, ओरल ग्लूकोज. या फिर हमने अभी देखा था कि फीडिंग स्टार्ट कर दोगे तो उसमें से उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा. ओरल ग्लूकोज दो. उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर वी विल गो फॉर द आईवी ग्लूकोज. यस, but before doing interventions we have to assess first. So we have to assess first कि उसका ग्लूकोज लेवल कितना है, एंड अगर आपको लगता है कि ये कम है then we will go for the treatment. So prevent low blood glucose level through early feedings. पहले हम क्या कर सकते हैं? पहले आपने असेसमेंट किया, जैसे ही वो न्यूबॉर्न डिलीवर होता है, हिल स्टिक आरबीएस, आप हिल से ब्लड सैंपल लेके चेक करोगे एंड अर्ली फीडिंग स्टार्ट कर दोगे तो ग्लूकोज लो होने के चांसेस कम हो जाएंगे.
एडमिनिस्टर फॉर्मूला ओरली और ग्लूकोज आईवी एज प्रिस्क्राइब। यस, आप ओरल ग्लूकोज भी दे सकते हो इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और आईवी ग्लूकोज भी दे सकते हो। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एज प्रिस्क्राइब। फिर देने के बाद ऐसा नहीं कि आईवी ग्लूकोज चालू करके छोड़ दिया, वी कैन नॉट डू लाइक दैट, वी हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर कि हाइपर ना हो जाए ग्लूकोज। मॉनिटर फॉर फीडिंग प्रॉब्लम्स, वो चेक करोगे बिकॉज बेबी अभी अनस्टेबल है। मॉनिटर फॉर एपनिक पीरियड्स, एपनिक पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके लिए मॉनिटर करना है। अगर एपनिक पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या करोगे? मॉनिटर कर रहे हो आप, एपनिया हो रहा है तो, एपनिक पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या करोगे? स्टिम्युलेट। स्टिमुलेट करोगे, चेस्ट रब करके, फुट रब करके। सो दैट कुड बी आल्सो एन इंटरवेंशन इन दिस। असेस फॉर शील और इंटरमिटेंट क्राइज। यस, जो न्यूबॉर्न जिसको हाइपोग्लाइसेमिया है, सीजर्स के रिस्क की वजह से शील हाई पिच क्राई, इट इज द क्लासिकल साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। तो वो हमें असेस करना है कि उनका क्राई कैसा है। बहुत ही हाई पिच शील क्राई कर रहा है तो वो हमें देखना पड़ेगा। इवेल्युएट लेथार्जी एंड पुअर मसल टोन, वो हम देखेंगे कि उसको उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी एनर्जी लेवल्स क्या है। गिव सपोर्ट टू द फैमिली, एजुकेट देम ऑन द प्रिवेंशन ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड कंसर्न्स। यस, हमें फैमिली को सपोर्ट देना होगा और उन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बेबीज को लो ब्लड ग्लूकोज। सो फ्रीक्वेंटली फीडिंग दे के ही कर सकते हैं। एंड उनको जो भी फीलिंग्स है, उनको जो भी कंसर्न्स है, उनकी जो भी वरीज है, हमें बोलना है कि वो सब हमारे साथ शेयर करें तो उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हो। अंडरस्टैंड? Yes. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया होगा, डिक्रीज हो गया है। Decrease. डिक्रीज हो गया होगा। यस, आई वाज चेकिंग कि कितने अटेंटिवली पढ़ रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो T3 T4 वो हार्मोन्स है वो कम हो गए हैं इन अ न्यूबॉर्न, नॉट इन अ मदर। न्यूबॉर्न को हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं हम। सो जो ऐसे न्यूबॉर्न्स होते हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म सिंस बर्थ, पैदा होने से ही हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? प्रोट्रूडिंग थिक टंग। जो न्यूबॉर्न्स की टंग होगी वो प्रोट्रूड होगी, बाहर निकली हुई होगी एंड बहुत थिक होगी, जैसे स्वोलन होगी है ना वैसे दिखती है। डल लुक, स्वोलन फेस, एकदम डल दिखेंगे वो बेबीज एंड स्वोलन दिखेगा फेस, बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी कैसी हो जाती है? स्वोलन हो जाती है। ये तो न्यूबॉर्न भी ऐसे ही दिखेंगे। स्लोड रिफ्लेक्स, डिक्रीज मसल टोन, उनके सारे रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाएंगे, मसल टोन, मसल एक्टिविटी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। होर्स क्राई, वो एकदम क्राई करेंगे तो उनकी आवाज फटी हुई होगी ना, ऐसे मोटी हो गई होती है आवाज, ऐसी आवाज से वो क्राई करेंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। एंड जब आप लैब टेस्ट करोगे थायराइड फंक्शन का तो वो भी लो आएगा कि न्यूबॉर्न में थायराइड हार्मोन्स ही कम है। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का? ओनली वन इंटरवेंशन, दैट इज वी हैव टू गिव थायराइड हार्मोन। बाहर से आपको थायराइड रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट इज रिलीफ ऑफ चोकिंग इन एन इन्फेंट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज दिस हेडिंग सजेस्टिव? रिलीफ ऑफ चोकिंग इन एन इन्फेंट मतलब, चोकिंग मतलब ફસાઈ જાઓ કઈ ગળામાં यस, કશું यस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज चोकिंग। उससे कुछ भी, कुछ चीज लाइक कॉइन है, कुछ भी है, उसने गलती से निगल लिया है एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, एयरवे में चला गया है, दैट इज कॉल्ड एज चोकिंग। इसोफेगस में जाएगा तो हम उसको चोकिंग बोलेंगे? नो। नो, इट इज नॉट कॉल्ड एज चोकिंग व्हेन इट गोज इनटू द इसोफेगस। जब एयरवे में जाकर बंद हो जाता है तब उसको हम चोकिंग बोलते हैं। सो चोकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। चोकिंग का दूसरा नाम क्या है? FBAO, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, बिकॉज वो एयरवे में जाके एयरवे बंद कर देता है। असेसमेंट, जो भी बेबी ने कुछ भी चोक कर लिया है तो कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? साइंस ऑफ माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्लूड, ये देखो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, इफ माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, तो उसके साइंस क्या है? गुड एयर एक्सचेंज, इनएबिलिटी, एबिलिटी टू कफ फोर्सफुली,
एंड विजिस बिटवीन कफ। माइल्ड है पूरा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देखिए, दिस इज द ट्रेकिया, और चलो बेबी ने कॉइन निगल लिया है, बट वो कॉइन ऐसे फ्लैट नहीं है, उसकी वजह से उसकी जगह पर ऐसा है, तो पार्शियली माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ है। तो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन में एयर इन एंड आउट तो हो सकती है, सो एयर एक्सचेंज तो अच्छे से हो भी सकता है, वो कॉफ भी कर सकता है, ऐसे खांसी भी खा सकता है, बिकॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीटली नहीं हुआ है। बट जब वो कॉफिंग करेगा, सो बीच बीच में वीजिंग साउंड्स आएंगे, बिकॉज माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। सो दिस आर द साइंस ऑफ माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब कंप्लीटली क्लोज हो गया है, तो कैसा होगा? इट इंक्लूड्स पुअर और नो एयर एक्सचेंज। बहुत पुअर होगी या फिर एयर एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगी। वीक और इनइफेक्टिव कफ और नो कफ। बहुत थोड़ी गैप है, थोड़ा ही रास्ता है, तो बहुत वीक होगा कॉफी, या फिर कंप्लीटली बंद है तो कॉफी नहीं कर पाएगा। हाई पिच नॉइस वाइल इनहेलिंग और नो नॉइस। यस, अगर बेबी इनहेल करता है, बहुत थोड़ी गैप है अंदर जाने की हवा, तो एकदम हाई पिच, बहुत बड़ी जोर से विसल बजेगी, सो वीजिंग साउंड बहुत ज्यादा आएगा, सो हाई पिच नॉइस होगा। या फिर कंप्लीटली एयरवे ब्लॉक है, थोड़ी भी जगह नहीं है, तो नॉइस ही नहीं आएगा, बिकॉज एयर जा ही नहीं है अंदर। इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, साइनोसिस एंड इनएबिलिटी टू क्राई। सांस लेने में फिर तकलीफ हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बेबी साइनोस हो जाएगा, एंड वो क्राई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज हवा ही, आवाज ही नहीं निकलेगी अंदर से, पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। टू स्पीक, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, साउंड की वजह से आवाज निकल रही है, तो बेबी क्राई भी नहीं कर पाएगा। सो दिस आर द साइंस ऑफ सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम जब भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे? फॉर माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, do not interfere with the infant's own attempts to expel the object। अगर माइल्ड हुआ है तो हमें खुद से कुछ करना नहीं है। शायद आप कुछ करने जाओ एंड कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो सो चाइल्ड अगर खुद से, उसको भी फील होगा कि हाँ उस कुछ कुछ हो गया है, सो वो खुद से ऐसे खांसी खाएगा या गैग रिफ्लेक्स जैसा कुछ करेगा, निकलने का ट्राई करेगा, सो हमें उसमें इंटरफियर नहीं करना है, वरना गलती से पूरा माइल्ड में से सीवियर हो सकता है। Stay with the infant and continue to monitor. If obstruction persists, activate the emergency response system and relieve the obstruction. Yes, चाइल्ड को माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, चाइल्ड खुद से अटेम्प्ट कर रहा है, वी हैव टू जस्ट सिंपली मॉनिटर कि हाँ वो खुद से ट्राई कर रहा है, उसके ट्राई में भी ऐसा ना हो कि कंप्लीट सीवियर हो जाए। सो हमें सिर्फ मॉनिटर करना है। उसने बहुत ट्राई किया फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है, देन इमरजेंसी हमें वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करना होगा, रैपिड रिस्पॉन्स अलार्म एक्टिवेट करना होगा, एंड फिर हमें वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना होगा। अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, सो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी रिलीव्ड एज सून एज पॉसिबल। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन में हम ऐसे देख नहीं सकते कि बेबी ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट इज वी कैन नॉट डू लाइक दैट, वरना कंप्लीटली साइनोस होके बेबी की डेथ हो सकती है। सो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शंस को जितना हो सके उतना जल्दी हमें रिलीव करना होगा। लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स फॉर द सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन की हम उसको कैसे करेंगे। So the nurse has provided instruction to the parents of an infant about measures to take if infant demonstrates signs of choking and cannot relieve the episode with coughing। नर्स है वो क्या कर रही है, पेरेंट्स को एजुकेशन दे रही है कि अगर आपके बच्चे में कभी कुछ ऐसा चोकिंग हो जाता है, वो खुद से कॉफिंग करके रिलीव नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पर। तो क्या है, द नर्स आस्क द पेरेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर ऑन अ इन्फेंट मैनिकिन। मतलब जो नर्स ने सिखाया, इंस्ट्रक्शन दिए, सो पेरेंट्स ने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, उसके लिए नर्स ने क्या किया, पेरेंट्स को बोला कि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ, मुझे करके दिखाओ वो प्रोसीजर ऑन ए इन्फेंट मैनिकिन, मतलब जो इन्फेंट का डमी है, डमी पर करके मुझे दिखाओ। The nurse determines that the parents can safely and correctly relieve the obstruction based on the following observation of the parents working with the infant mannequin। yes, जो पेरेंट्स, जो पूरी नर्स ने जो सिखाया पेरेंट्स ने उस तरह से वो सब किया। ऐसे कौन से स्टेप्स किए कि नर्स को लगा कि हाँ उन्होंने कंप्लीटली सीख लिया है, जो भी मैंने सिखाया वो प्रॉपर किया है, उसने पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से किया है। तो क्या, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिलीव द चोकिंग, हम वो स्टडी करने वाले हैं। Sorry. Sit on the knees with the mannequin in the lap। okay,
I have to show this, but I don't know. Okay, so जब भी आप एज अ नर्स अगर आपको ऐसा करना है या पेरेंट्स को सिखाना है तो क्या करना होगा? पेरेंट्स को पहले कोई भी चेयर पर कहीं पे भी बैठना है हमें, एंड वो जो मैनिकिन है, मतलब जो डमी है, डमी के साथ या फिर जो इन्फेंट है जिसको चोकिंग हुआ है, उसको हमारे लैप में लेना है। जस्ट अ मिनट। ओके, कैन यू सी मी नाउ? मेरी लैब दिख रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। तो आपको क्या करना है, कोई भी सरफेस पर ऐसे बैठ जाना है। इन्फेंट है, जो भी मैनिकिन डमी अब है, तो उसको आपको हाथ में लेना है, बट इन अ प्रोन पोजीशन। यू कैन सी इन द इमेज, टेबल में दिखाया है। तो आपको लैप में रखना है, आपका जो हाथ है वो लैप के सपोर्ट पर होगा, एंड आपके हाथ में जो है वो प्रोन पोजीशन में बेबी होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिट। ऐसे पोजीशन में आपको बैठना है। वी कैन नॉट डू दिस प्रोसीजर इन अ स्टैंडिंग पोस्चर। खड़े खड़े हम ये नहीं कर सकते, हमें बैठना होगा, एंड हमारा हाथ को नी पर सपोर्ट, हमारे पैर पर ऐसे सपोर्ट करना होगा, एंड उस पर हम बेबी रखेंगे। नेक्स्ट, रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम द मैनिकिन्स चेस्ट इफ इजिली रिमूव। हाँ, अगर जो इन्फेंट है या जो डमी है उसके क्लोथ ऐसे है कि आप इजिली रिमूव कर सकते हो तो रिमूव कर दो, बट कुछ ऐसे क्लोथिंग है जिसको आपको ऊपर से निकालने पड़ेंगे, सो ऐसे क्लोथ मत रिमूव करो। थिंक कि क्लोथ कैसे है, आगे बटन है और आप इजीली रिमूव कर सकते हो तभी रिमूव करो। अगर ऊपर से पुल ऑन वाली टी शर्ट है तो रिमूव करने का एफर्ट मत करो, बिकॉज रिमूव करते वक्त और सांस बंद हो जाएगी। तो अगर रिमूव हो सकते हैं इजिली तभी रिमूव करो। होल्ड द मैनिकिन फेस डाउन विद द हेड lower than the chest while resting the mannequin on the forearm, and the mannequin head and the jaw are supported with the hand, and the forearm is rested on the thigh to support the mannequin. Yes, now think कि जो बेबी है, this is the leg, दिस इज द हेड ऑफ द बेबी। ये जो ब्लैक पोर्शन है वो बेबी का हेड है, ये पूरी बॉडी है। तो हमें जो बेबी है, इन्फेंट है, वो ऐसे स्लेंटिंग पोजीशन में रखना है, नॉट स्ट्रेट। ऐसे हेड थोड़ा नीचे होना चाहिए कंपैरिजन टू चेस्ट। एंड क्या करोगे, जो बेबी का जॉ होता है, इफ हम बेबी को कैसे होल्ड करेंगे, जो बेबी का जॉ है वो हमारे हाथ से हम ऐसे होल्ड करके रखेंगे। बेबी की पूरी बॉडी हमारे फोर आर्म पे होगी, एंड बेबी का मुंह जो जॉ है वो हम हाथ से सपोर्ट करेंगे, एंड पूरा बेबी हाथ पर होगा, उसकी पूरी बॉडी हाथ पर होगी। यू कैन सी इन द फिगर कि बेबी की पूरी बॉडी ये फोर आर्म पर है, एंड उसका सिर्फ मुंह हाथ से सपोर्ट किया है। एंड हमें वो थोड़ा स्लेंटिंग पोजीशन में रखना है, ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन कैसी होती है वैसे पोजीशन में देना है, एंड हमारे हाथ को भी हमें सपोर्ट देना है। तो हमारा हाथ हम हमारी थाइस पर रख सकते हैं, एंड उसके ऊपर हम ऐसे बेबी को रखेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू take the position. Understood, online students? Yes, ma'am. हाँ. After that, deliver the 5 back slaps between the mannequin's shoulder blades using the heel of the other hand with sufficient force. Place the free hand on mannequin's back while supporting the back of mannequin's head with the palm of the hand. Cradles the mannequin between the two forearms and turn the mannequin as the unit while supporting the head and neck. फिर आपको क्या करना है, आपने ये पोजीशन अज्यूम कर ली, दिस इज द पोजीशन, ऐसे लो करके रखा है। फिर जो हील, ये जो हार्ड पोर्शन होता है हमारे पाम का, जो हील कहलाई जाती है हमारी पाम की, उससे आपको बैक पर जो दो शोल्डर्स है बेबी के, जो इन्फेंट के दो शोल्डर्स के बीच में आपको ऐसे पीछे से 5 बार ऐसे स्लैप करना है, जोर से 5 बार ऐसे फटाफट स्लैप करना है। स्लैप करने के बाद इमीडिएटली क्या करना है, जो आपका फ्री हैंड था जिससे आप स्लैप दे रहे थे बैक में, उससे ऐसे बेबी का हेड एंड पूरी बॉडी सपोर्ट करके फिर बेबी को ऐसे पूरा प्रोन पोजीशन में से सुपाइन पोजीशन में ट्विस्ट करना है। सो दोनों हाथ से ऐसे सपोर्ट करके बेबी का हेड एंड नेक सपोर्ट करके उल्टी पोजीशन में से उसको फिर सीधा करना होगा। Then what you have to do, another step is rest the forearm on the thigh while holding the mannequin face up. Now आपने पूरा घुमा दिया है बेबी को, तो अब जो दूसरा जिससे आप स्लैप कर रहे थे वो हाथ अभी आपका नीचे है, सो उससे हमारी थाइस पर हमें सपोर्ट लेना है, हमारे हाथ में बेबी है, बट बेबी का फेस अभी ऊपर की साइड है, नॉट इन द प्रोन पोजीशन। Deliver the 5 chest thrust in the middle of the chest over the lower half of the sternum.
at the rate of 1 per second with enough force to relieve the obstruction. Now फिर हम क्या करेंगे, हमने बेबी को ऑलरेडी ऐसा प्रोन था, हमने उसको सीधा कर दिया है. नाउ नीचे का हाथ सपोर्ट देगा बेबी को एंड थोड़ा स्लाइडिंग पोजीशन में रखना है. नाउ जो फ्री हैंड है उससे चेस्ट पर हमें स्लैप करना है, इतनी फोर्स से करना है कि बेबी को इंजरी भी ना हो एंड वीक भी ना हो. सो एडिक्वेट फोर्स लगाना है चेस्ट पर, थोड़ा स्टर्नम से थोड़ा नीचे, एंड जोर से ऐसे आप पुश करोगे सो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाएगा. रिपीट द सीक्वेंस अंटिल ऑब्स्ट्रक्शन इज रिलीव्ड. सो दो आपने स्टेप किए, जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो जाता तब तक ये सीक्वेंस रिपीट करनी है. आपने सीधा करके भी थ्रस्ट दिया फिर भी रिलीव नहीं होता है, नाउ फिर अगेन उल्टा कर दो उसको, उल्टा करके फिर से बैक स्लैप्स दो 5, फिर अगेन उसको सीधा करके चेस्ट पर स्लैप्स दो. जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो जाता यू हैव टू रिपीट दिस सीक्वेंस. Note, if the infant becomes unresponsive, the parents need to call for the help and activate the emergency response system. CPR is initiated as necessary. Parents ऐसा कर रहे थे, बेबी तब तक लाइक कंप्लीट था, सिर्फ ऐसे आप स्लैप दे रहे थे, बेबी रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट हमने 2-3 बार साइकिल रिपीट की एंड नाउ जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो रिलीव नहीं हो रहा है बट बेबी अनरिस्पॉन्सिव हो गया है. सो दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन. फिर हमें इमीडिएटली वो जो चोकिंग है वो निकालने की बजाय हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना होगा, बेबी को रिसक्सिटेट करना होगा. सो अगर पेरेंट्स घर पे है तो उनको तुरंत ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मतलब हॉस्पिटल में कॉल करना होगा. दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड अगर आप हॉस्पिटल में ही हो तो इनिशिएट कर दो सीपीआर एंड उसमें भी हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी रैपिड रिस्पॉन्स टीम को आपको एक्टिवेट करना होगा. This is the important thing. Parents are taught not to perform blind finger sweeps. Yes, जब भी कुछ बेबी चोक कर लेता है तो हमें पेरेंट्स को सिखाना है कि डायरेक्ट उसके मुंह में उंगली डाल के कुछ भी निकालने का ट्राई मत करो, वरना वो ज्यादा स्टक हो जाएगा, ऊपर होगा एंड आप एक ही बार डायरेक्ट सिर्फ बैक स्लैप्स दोगे तो भी निकलने के चांसेस थे, बट आपने उंगली डाली तो वो ज्यादा स्टक हो गया. सो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी चोक हो जाता है इन्फेंट, सो पेरेंट्स और नर्स कैन नॉट इन्फॉर्म द इंसर्ट द फिंगर्स टू स्वीप, निकालने के लिए फिंगर्स इंसर्ट नहीं कर सकती. अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम. हाँ, सो रिमेंबर दिस स्टेप्स. इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको करेक्ट स्टेप्स पता होने चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा कौन सी मदर ने इंफॉर्मेशन दी विच इंडिकेट्स नो नीड टू डू फर्दर इंटरवेंशंस, नीड फॉर फर्दर इंटरवेंशंस. सो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड आउट करने हैं, बट उसके लिए आपको करेक्ट पता होने चाहिए कि अगर पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बेबी को उल्टा रख के 5 बैक स्लैप्स देने हैं, देन बेबी को सीधा करना है. मदर कैन नॉट डू फर्स्ट स्ट्रेट, बेबी को सुपाइन पोजीशन में पहले स्टेप दे रही है देन उल्टा करके कर रही है. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. पहले उसको उल्टा करके स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है, स्ट्रेट पोजीशन आल्सो नॉट अलाउड. सो आपको ये नॉर्मल वाला पता होना चाहिए कि आइडियली कैसे किया जाता है. अंडरस्टैंड? यस. Yes, ma'am. यस मैम. नेक्स्ट कंडीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट चोकिंग. चोकिंग हो जाता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे रिलीव करना है वो हमने देखा. नेक्स्ट इज सीपीआर गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट. अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि इन्फेंट को आपको सीपीआर देने पड़ेंगे तो कैसे दोगे सीपीआर, टेल मी. ओके 1/30. यस. ओके 1/30. ओके 30:1, 30 compression 1 breathing. Then ओके जस्ट लाइक एडल्ट, एक पाम के ऊपर दूसरा नो पाम नो रख के वी फिंगर कैन थी. गिव सीपीआर. फिंगर खाली फिंगर से ही दे सकते हैं. थम्स पे भी आप Only Um, यस, 2 फिंगर से भी ऐसे सीपीआर दे सकते हैं एंड यूजिंग ऐसे 2 थंब से भी हम ऐसे सीपीआर दे सकते हैं. सो यूजिंग 2 फिंगर्स एंड थंब दोनों का यूज करके हम सीपीआर दे सकते हैं. अनदर थिंग, अनदर थिंग, बाकी सब एडल्ट्स जैसा है.
सीपीआर स्टार्ट करने के स्टेप्स आपने अगर ट्रेनिंग ली है या एक्चुअली में किया है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। हम ऐसे हिलाकर आर यू ओके, एडल्ट्स को ऐसा करते हैं, तो इन्फेंट को ऐसा करोगे आर यू ओके, चेक करवाना है ना। डायरेक्टली इन्फेंट को जैसे आप मूव करोगे, कुछ स्टेप कुछ करोगे, सो अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो इन्फेंट विल स्टार्ट क्राइंग, बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली हाँ हमें पता चल गया कि बेबी इज अनरिस्पॉन्सिव। देन यू हैव टू इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाओगे, बट जब तक हेल्प नहीं आती यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर। एंड सीपीआर का हमें पता है कि वी हैव टू गिव यूजिंग 2 फिंगर थंब 30:1 सीपीआर एंड ब्रीथिंग, कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग का रेशियो मेंटेन करोगे तब तक वो टीम आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सीपीआर। सब सेम है, खाली रिस्पॉन्स अलग से चेक करते हैं। एंड सीपीआर का जो कंप्रेशन है वो भी बहुत फोर्सफुली नहीं कर सकते, एडल्ट्स में जैसा जितना डीप करते थे उतना नहीं, 0.5 इंचेस ही हम ऐसे अंदर डाल सकते हैं, 0.5 इंच या सेंटीमीटर था बट 0.5 था कुछ, इतना ही हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। So that is about CPR. Infant include individuals who are 1 year of age or less. Infant मतलब 1 साल से कम है, 1 साल और 1 साल से कम है वैसे infant है। The basic life support BLS sequence for infant is very similar to that used for child and adult CPR. Yes, जो BLS की sequence है वो सिमिलर ही है, जैसा हम चाइल्ड में करते हैं एडल्ट में करते हैं, वो जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है। लोकेशन ऑफ द पल्स चेक इज ब्रेकियल आर्टरी इन द इन्फेंट। यस, एडल्ट्स में अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम पल्स चेक करते थे, कहाँ चेक करते हैं एडल्ट्स में, कैरोटिड विच आर्टरी। पल्स, कैरोटिड आर्टरी। इन्फेंट में कहाँ चेक करोगे, एपिकल पल्स। ओके एपिकल पल्स, दैट इज द गुड थिंग। अनदर, उस वक्त अगर आप एपिकल पल्स नहीं कर रहे हो तो कौन सी चेक करोगे, ह्यूमरल। ब्रेकियल। ब्रेकियल कहाँ पर, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पर होती है, कहाँ चेक करोगे ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल पल्स कहाँ पर चेक करोगे, दैट इज रेडियल। फोरम। एडल्ट्स में ब्रेकियल आर्टरी ब्रेकियल पल्स कहाँ पर चेक करते हैं, हाथ अपर आर्म। नीचे कोने में ऊपर अपर आर्म में। Antecubital fossa. दिस इज द, हाँ दिस इज द, जो जो फोसा होता है जो एल्बो वाला, दिस देयर वी चेक द ब्रेकियल पल्स इन एडल्ट्स, बट इन्फेंट में यहाँ पर चेक करनी होती है नियर टू द एक्सिला। जो ब्रेकियल पल्स है वो हम इन्फेंट में यहाँ चेक करते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, जैसे ही इन्फेंट अनरिस्पॉन्सिव है एपिकल पल्स इज द गुड थिंग, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हार्ट बीट कर रहा है बट प्रॉपरली सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई वी यूज टू चेक कैरोटिड पल्स इन एडल्ट्स की। हार्ट तो चलो वीकली पंप कर रहा है बट सर्कुलेशन चालू है कि नहीं, सो हम कैरोटिड चेक करते हैं, इन्फेंट्स में ब्रेकियल चेक करनी पड़ेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग। एंड अगर आपको ब्रेकियल पल्स नहीं आ रही है तो इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प एंड स्टार्ट द सीपीआर। सीपीआर कैसे करना है वी नो, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द लिंक में आपको पता चल जाएगा कि कैसे सीपीआर देना होता है। एंड वी ऑलरेडी नो कि इन्फेंट्स को कैसे सीपीआर देना होता है। Okay, so this is the end of chapter. I guess we are completing our lecture here. कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड पीडियाट्रिक कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओबीजी इज कंप्लीटेड, न्यूबॉर्न केयर इज कंसिडर इन ओबीजी। पीडियाट्रिक में जो चाइल्ड होते हैं, नॉट न्यूबॉर्न, जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी डिजीज कंडीशन रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा, so first we have seen the newborn of a birthing parent who is HIV positive. So HIV during pregnancy placenta क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट करने के रिस्क ज्यादा है। तो बेबी का IUGR भी हो सकता है, अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंटली हम सोनोग्राफी करेंगे टू रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ बेबी। एंड आफ्टर 32 वीक्स हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते रहते हैं टू चेक द वेलबींग ऑफ द बेबी, बायोफिजिकल प्रोफाइल करते हैं। दिस इज द गुड थिंग कि अगर मदर प्रॉपरली थेरापी ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड जैसे बेबी डिलीवर होता है हमने उसको इमीडिएटली क्लीन कर दिया है, तो बहुत कम रिस्क है कि न्यूबॉर्न को ट्रांसमिट होगा। सारे न्यूबॉर्न, सारे इन्फेंट्स जो मदर की वूम में है इंट्रायूट्राइन पीरियड में, उनको एंटीबॉडीज तो मिलेगी बट
सारे बेबीज को इन्फेक्शन मिलेगा ये जरूरी नहीं है। अगर मदर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रही है तो इन्फेक्शन हो जाएगा बेबी को, बट ऐसा नहीं है कि सारे बेबीज को मदर के वूम में ही इन्फेक्शन होगा, बट सारे बेबीज को इम्यूनिटी मदर के वूम से मिलती रहेगी। देन हमने ट्रांसमिशन देखा था, प्लासेंटा से ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। सो ब्लड कब होता है? ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो तब ट्रांसमिट हो सकता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है नहीं करवाना है वो पीएचसीपी के प्रिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा। जो भी एचआईवी पॉजिटिव बेबीज होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग, बाहर से आपको देख के नहीं पता चलेगा कि वो बेबी एचआईवी पॉजिटिव है। इम्यूनोडेफिशिएंसी के साइंस, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिम्फ नोड्स एनलार्ज देखने को मिलेगी। दिस आर द साइंस कि उसकी इम्यूनिटी डाउन है एंड ग्रोथ भी उसका अच्छे से नहीं होगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? सो बिफोर डूइंग एनी पंचर, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले बेबी को हमें क्लीन कर देना होगा। एंड लाइक सर्कमसिजन हम नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि बेबी एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। मदर एंड बेबी को साथ में रखा जा सकता है अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी अलाउ कर रही है तो। जो भी एचआईवी पॉजिटिव बेबीज है उनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं टू प्रिवेंट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एंड द कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी। एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन हम देंगे फर्स्ट 6 वीक तक एंड डिपेंड्स कि कितनी देर तक वो चलेगी, कितने टाइम तक वो चलेगी। इम्यूनोडेफिशिएंसी मॉनिटर करोगे एंड जो भी एचआईवी पॉजिटिव मदर के जो बेबीज है जिनको ज्यादा रिस्क है उनको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स चेक करते रहेंगे एंड उनका भी ब्लड कल्चर लिया जाएगा एट 1 मंथ एंड आफ्टर 4 मंथ कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर? ओके, Live vaccine may administer service status determined. we cannot administer live vaccine to the बेबी जिसका अभी स्टेटस पता ही नहीं है एचआईवी का एंड एचआईवी कंफर्म हो जाता है फिर भी नहीं दे सकते। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है वी डोंट नो द बेबी इज एचआईवी पॉजिटिव और नॉट, इंक्यूबेशन पीरियड में है, कंफर्म नहीं है, तो भी हम नहीं दे सकते लाइव वैक्सीन। एक बार कंफर्म हो जाए एंड नेगेटिव आ जाए तो दे दो, बट कंफर्म होने के बाद पॉजिटिव आता है तो भी हम नहीं दे सकते। अनदर थिंग, द बेबी हैज टू रिसीव ऑल द इम्यूनाइजेशन। लाइव वैक्सीन के सिवाय सारी वैक्सीन उसको कंपल्सरी देनी है। अगर नहीं दोगे तो इन्फेक्शन होगा, सो कंपल्सरीली उसको सारी इम्यूनाइजेशन लेनी है एट रेगुलर स्केड्यूल। सो जो लाइव वैक्सीन है उसके आप एज एन ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हो? विच वैक्सीन यू कैन गिव इंस्टेड ऑफ लाइव वैक्सीन? इनएक्टिव फॉर्म मध्ये इनएक्टिव फॉर्म में, बट कुछ वैक्सीन ऐसी है कि जिसका इनएक्टिव फॉर्म नहीं, बट देन Immunoglobulin. इम्युनोग्लोबुलिन immunoglobulin administered before getting infection or after getting infection? आफ्टर After, yes. And vaccine before infection या after infection? बिफोर Before. Before, yes. So which are the live vaccines? आपको live vaccines सारी पता होनी चाहिए कि ये live vaccines है, because एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन तो वो लोग आपको पूछेंगे नहीं कि एचआईवी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को हम विच वैक्सीन वी कैन नॉट गिव, सो हम ऐसा लिख देगी लाइव वैक्सीन। नो, आपको वैक्सीन के नाम दिए होंगे एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज लाइव वैक्सीन। सो लाइव वैक्सीन सारी आपको पता होनी चाहिए। मेक अ नोट, स्टिकी नोट बना के लगा दो तो आपको याद रह जाए। देन न्यूबॉर्न ऑफ अ बर्थिंग पेरेंट हु हैज डायबिटीज, जो फीमेल को डायबिटीज है उनके बेबीज कैसे होते हैं? जो उनके बेबीज होते हैं उनको हम न्यू ऐसा नाम देते हैं एंड उनको क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरबिलीरुबिनेमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, हाइपोकैल्सेमिया, बर्थ ट्रॉमा इन कंजेनिटल एनोमलीज हो सकता है। बेबीज कैसे दिखेंगे? बड़े बड़े होंगे, वेट भी ज्यादा होगा बिकॉज बहुत ज्यादा फैट एंड ग्लाइकोजन होता है। फेस भी एकदम पफी एंड चिक्स भी एकदम पफी होंगे। हाइपोग्लाइसेमिया के साइंस आपको देखने को मिलेंगे, हाइपरबिलीरुबिनेमिया देखने को मिलेगा, आरडीएस के साइंस देखने को मिलेंगे। उसके साइंस क्या है वो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि नर्स इज डूइंग असेसमेंट एंड शी फाउंड आउट दैट बेबी इज साइन ऑफ लेथार्जिक
एंड देर आर ट्रेमर्स, ऐसा सब कुछ लिखा होगा। सो आपको पता चलना चाहिए कि ये हाइपोग्लाइसेमिया के साइंस है। इंटरवेंशन क्या कर सकते हो, अर्ली फीडिंग जो भी है उसको मॉनिटर करो कि हाँ हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो भी प्रॉब्लम है, हाइपरबिलीरुबिनेमिया तो नहीं है, वो सब मॉनिटर करो। अगर है हाइपरबिलीरुबिनेमिया है तो भी अर्ली फीडिंग स्टार्ट कर दो, फोटोथेरेपी दे दो। हाइपोग्लाइसेमिया है तो अर्ली फीडिंग स्टार्ट कर दो, ग्लूकोज दे दो अगर उससे नहीं मॉनिटर हो रहा है। देन ट्रेमर्स और वो सब मॉनिटर करो उसको है या नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो 1 डे का बेबी है, अगर उसका शुगर 45 से कम है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। एंड अगर बेबी 1 डे से बड़ा है फिर उसका शुगर 50 से कम है, तब उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। बट हॉस्पिटल में अलग अलग वैल्यूज है तो हम एक रेंज पकड़कर नहीं चल सकते। जो भी हाइपोग्लाइसेमिक होंगे वो क्या होगा, तो टेकिपनिया होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ट्रेमर, साइनोसिस, हाई पिच क्राई, अनस्टेबल टेम्परेचर, लेथार्जिक एपनिया, ये सब चीजें उनमें देखने को मिलेंगी। एंड इंटरवेंशन एक ही है, पहले मॉनिटर करो कि कितना है शुगर एंड अर्ली फीडिंग स्टार्ट कर दो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो ओरल ग्लूकोज दो या आईवी ग्लूकोज दो। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम है इन द न्यूबॉर्न। सो जो इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले न्यूबॉर्न होंगे वो कैसे दिखेंगे, सो एक तो वो भी एकदम स्वोलन फेस होगा, उनकी थिक भी एकदम, टंग भी एकदम थिक होगी एंड वो भी प्रोट्रूड हुई होगी, सारे रिफ्लेक्सेस कम होंगे, मसल टोन स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। वो क्राई करेंगे तो भी एकदम हॉर्सिंग आवाज आएगा, मतलब बहुत मोटा आवाज आएगा क्राई करने में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। एंड लैब टेस्ट करोगे तो वो भी, उसमें भी पता चल जाएगा कि थायराइड हार्मोन्स कम है। एंड द ट्रीटमेंट इज ओनली वी हैव टू गिव द थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। रिलीफ ऑफ चोकिंग इन एन इन्फेंट, यस, चोकिंग का दूसरा नेम क्या है, फॉरेन बॉडी एरिया। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। चोकिंग का मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चोकिंग? Any foreign body, yes, yes, try. Any foreign body stuck What? into the airway. Yes, any foreign body that is tucked into the airway or obstructing the airway is called as choking, not the esophagus. अगर माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अभी भी रास्ता ओपन है, अंदर एयर इन एंड आउट होने का रास्ता खुला है, सो एक्सचेंज भी प्रॉपर अच्छे से होगा, एयर इन एंड आउट कर पाएगी, बेबी कॉफ भी कर पाएगा, बट बीच बीच में कॉफिंग में थोड़ा थोड़ा वीजिंग साउंड आएगा। अगर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है एंड बहुत छोटी सी गैप है, सो बहुत पुअर एयर एक्सचेंज होगा, वीक कॉफिंग होगा, हाई पिच नॉइज आएगा, बहुत जोर से सीटी बजेगी, वीजिंग साउंड बहुत जोर से आएगा, एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी होगी। बट अगर पूरा ही ब्लॉक है, एक थोड़ा सा भी ओपनिंग नहीं है, तो एयर एक्सचेंज होगा ही नहीं, देयर विल बी नो एयर एक्सचेंज, नो कॉफ, नो नॉइस, कुछ भी नहीं होगा, अंदर जा ही नहीं रहा है आवाज। एंड अगेन उसमें भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, बेबी साइनोस हो जाएगा एंड क्राई नहीं कर पाएगा। सो इंटरवेंशन क्या करने हैं, अगर बेबी का माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्या इंटरवेंशन करोगे? कंटिन्यू Yes. मॉनिटर। हाँ, वी हैव टू डू ओनली मॉनिटरिंग, हमें देखना है, बिकॉज कोई भी पर्सन है नेचुरली गैग रिफ्लेक्स आ ही जाता है, तो इन्फेंट में भी कुछ चोक हो गया होगा तो वो ट्राई करेगा कॉफ करके निकाल, सो मॉनिटर करो कि निकल रहा है कि नहीं। हाँ, अगर नहीं निकल रहा है, कंटिन्यूअस है, अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है ही, बेबी नहीं निकाल पा रहा है, देन इमीडिएटली इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट कर दो एंड इनिशिएट द मेजर्स। जो हमने सीखा था कि उसको उल्टा करके थ्रस्ट देना है, तो वो स्टार्ट कर दो। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो एंड सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर मॉनिटरिंग करने नहीं बैठना है, इमीडिएटली जो हमने सीखा है कि चोकिंग कैसे रिलीव करना है वो रिलीव करने के लिए स्टार्ट कर दो एंड इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर दो। शायद अगर ना हो तो सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी, रिसक्सिटेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। नाउ व्हाट इज, कैसे करते हैं रिलीव कैसे चोकिंग रिलीव कैसे करना है, टेल मी स्टेप्स।
online students, what are the steps of relieving the choking? कैसे करोगे रिलीव? First, we have to sit properly. Then, Yes. if possible, we have to remove the cloth of baby. If not possible, then no need to do. Then Yes. take the infant in our lap. Yes. कैसे आप हाथ पर कैसे रखोगे? हाथ से शोल्डर सपोर्ट करोगे बेबी के? हमारे पाम से क्या सपोर्ट करना है बेबी का? Head. So, यस, बेबी का हेड jaw. या जॉ। बेबी की Jaw. पूरी बॉडी हमारे फोर आर्म पर होगी। एंड बेबी को कौन सी पोजीशन रखनी है? स्ट्रेट या स्लैंटिंग? ट्रेंडलबर्ग देनी है या स्ट्रेट? ट्रेंडलबर्ग मतलब थोड़ी स्लैंटिंग पोजीशन देनी है। फिर क्या करोगे? 5 back slaps. यस, 5 बैक स्लैप्स या बैक थ्रस्ट देना है। कैसे दोगे? फिंगर टिप से दोगे? हील ऑफ पाम और बैक ऑफ पाम, जो भी आप बोलते हो, उससे हमें फोर्सफुली बैक स्लैप्स देने हैं बिटवीन टू शोल्डर्स। ये जो स्कैप्यूला है, शोल्डर प्लेट जिसको बोलते हैं स्कैप्यूला, उसके बीच में हमें जोर से पुश करना है। आप 5 अपने बैक स्लैप्स दिए हैं, फिर भी वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकला, देन क्या करोगे? We have to turn the infant यस, so in a supine position in another अपसाइड डाउन। different hand. हाँ, यस, जो हाथ से आपने बैक स्टेप किए थे, उस हाथ से बेबी के पीछे उसके हेड को सपोर्ट करो, नेक को सपोर्ट करो, बॉडी को पूरा हाथ, उसके पीछे की जो पूरी बॉडी है आपके फोर आर्म पे सपोर्ट होगी, एंड इमीडिएटली उसको टर्न कर दो। नाउ पूरा बेबी हेड एंड नेक आपके पाम पर होगा एंड उसकी पूरी बॉडी आपके फोर आर्म पर होगी, एंड आपका हाथ आपके पैर पर सपोर्ट देके रखना है, ऐसे हवा में नहीं रखना है, सपोर्ट देके रखना है। एंड अगेन उसकी पोजीशन तो स्लेंटिंग ही रखनी है, स्ट्रेट नहीं। फिर क्या करोगे? Now what you will do? बेबी को सुपाइन पोजीशन दे दी। नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल वॉच द बेबी निकाल रहा है खुद से कॉफ करके। No, again 5 slaps on a chest. हाँ, अगेन हमें चेस्ट थ्रस्ट देना होगा। कैसे दोगे? फिंगर टिप से। फिंगर टिप से दोगे चेस्ट पर? No, same as ये सेम बैक ऑफ द पाम या हील ऑफ द पाम से ही देना है। कहां पर दोगे? middle of the chest. चेस्ट के बीच में, बट थोड़ा स्टर्नम से नीचे। Turn. हाँ, बीच में देना है बट स्टर्नम से थोड़ा नीचे देना है। अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रहा है, देन फरीથી साइकिल चालू करो। और फिर से साइकिल स्टार्ट करोगे, फिर से बेबी को उल्टा करके फिर से रिपीट करोगे। आप 2-3 बार, जितनी बार रिपीट कर सकते हो, यू कैन डू इट। बट जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे, ये सीक्वेंस कर रहे थे, और इमीडिएटली बेबी जो था इन्फेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब पूरा ऐसे रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, तब आपको स्टॉप कर देना है। नाउ अब ट्राई करने से भी कुछ नहीं होगा, बेबी अनरिस्पॉन्सिव हो गया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट द CPR. CPR. सीपीआर हमें स्टार्ट कर देना है। यस, एंड अगर आप चलो कर रहे थे, आपने बेबी को बैक पीछे से बैक स्लैप पर रखा था, बैक थ्रस्ट दे रहे थे आप, एंड ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गया, तो फिर से बेबी को ऐसे सुपाइन करके चेस्ट थ्रस्ट दोगे? No. नो, देयर इज नो नीड। बैक स्लैप से ही रिलीव हो गया तो फिर उसको सुपाइन करके चेस्ट थ्रस्ट देने की कहाँ जरूरत है? बैक थ्रस्ट से ही नहीं रिमूव हो गया है। एंड अगर आपने उसको अपसाइड डाउन कर दिया एंड फिर आपने चेस्ट थ्रस्ट दिया और उसके बाद भी रिमूव हो गया, तो देयर इज नो नीड टू रिपीट द साइकिल। अगर रिमूव हो जाता है तो वहीं से ही स्टॉप कर देना है, एंड
कब तक स्टॉप नहीं करना है? जब तक बेबी अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि बेबी अनरिस्पॉन्सिव हो गया, देन इमीडिएटली स्टॉप द मैकेनिज्म एंड आपको रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करके सीपीआर स्टार्ट कर देना है. What is the important thing that you have to advise the parents and you cannot also perform that? Online students, what is the important thing that you have to teach the parents to avoid and you cannot also perform that? Activate We have, emergency response. we cannot Yeah. advise the parents not to, Finger. मतलब ऐसा सिखाओगे? Yes, fingers नहीं डालनी है, ये सिखाना है कि blindly directly fingers ऐसे कुछ मुंह में डाला तो fingers ऐसे निकालने का ट्राई कर रहे हो. Don't do that. ये ही प्रोसेस करनी है और उससे ही निकालना है, फिंगर्स अंदर इंसर्ट नहीं करनी है. सीपीआर हमने देखा बेबीज में. कहाँ पल्स चेक करोगे इन्फेंट की? कौन सी पल्स चेक करोगे? विच पल्स यू विल चेक? कैरोटिड, femoral, Brachial. Breaking. brachial pulse. Where? Near to Near to axilla. shoulder. Yes, near to shoulder, near to axilla. So वहां पर आप चेक करोगे, not at the elbow. एंड फिर जो सीपीआर की गाइडलाइंस है कि न्यूबॉर्न अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दो. कॉल फॉर द हेल्प एंड स्टार्ट द सीपीआर बाय गिविंग chest compression using 2 fingers and thumbs, not like adults. Any doubt in this chapter? No, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9 o'clock and कल से हम pediatrics start कर देंगे. Okay? Yeah. Thank you. Thank you, ma'am.